चलिए जी, तो हम शुरू करते हैं। हमने जो पिछली क्लास में मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स के हवाले से पढ़ा था, इसका एक क्विक सा रिकैप, जस्ट हाइलाइट्स देख लेते हैं और इसके बाद उसी टॉपिक को आज इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे। मीटिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि कितनी किस्म की मीटिंग्स होती है। तो एक तो हमने देखा था कि मेंबर्स की मीटिंग होती है और एक हमने देखा था कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जिसको हम बोर्ड की मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक मिनट, अच्छा जी, तो जी मेंबर्स की मीटिंग के हवाले से हमने देखा था कि वो 3 किस्म की होती है नॉर्मली। एक होती है स्टैच्यूटरी मीटिंग, दूसरी होती है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी होती है ईओजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैच्यूटरी मीटिंग जो होती है वो कंपनी की ज़िंदगी में एक बार होती है और वो पब्लिक कंपनी की ज़िंदगी में होती है जिसके पास हैविंग शेयर कैपिटल हो। एजीएम हर कंपनी को साल में एक बार करानी होती है विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल। और ईओजीएम वो होती है जो स्टैच्यूटरी ना हो और जो एजीएम ना हो। और इसके बाद हमने एक चीज़ ये देखी थी कि अगर बोर्ड के पास एसईसीपी के पास पावर है कि वो खुद से या किसी रिक्वेस्ट पे भी मीटिंग कॉल कर सकती है, वो सेक्शन 147 था। और हम लास्ट में देखा था कि नोटिस के अंदर मेनली क्या क्या होना चाहिए। हमने ये देखा था कि नोटिस के अंदर हमें मिलता है कि टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, और एक आध नोटिस की हमने कॉपी भी शेयर की थी, मिज़ान बैंक की, और किसी ने एक और भी की थी, वो हमने एक नज़र सरसरी घुमाई थी। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी नोटिस वाले एरिया को, फिर से थोड़ा डिटेल में देखेंगे और फिर उसी को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग के अंदर हमने क्या देखा था, क्या स्पेसिफाई होता है नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर? स्पेसिफाई होता है, प्लेस होती है कि कहाँ होगी, दिन होता है कौन से दिन होगी, और टाइम लिखा हुआ होता है कब होगी। और ये इसके साथ अगर कोई मैटर स्पेशल है, यानी एक तो हमने देखा था कि दो चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस होती है ना। बिजनेसेस होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। तो ऑर्डिनरी बिजनेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि चार चीज़ें हैं, कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन की फिक्सेशन, और कंसिडरेशन ऑफ द ऑफिस एंड रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता, और लास्ट चीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आप लोग को आवाज़ आ रही है ना? आप लोग सब साथ ही है? मुझे बिल्कुल भी यस सर। यस सर, आ रही यस है। सर। यस सर। जी तो सर, आ रही है आवाज। अच्छा, तो अब इसके अंदर एग्जाम में आपसे कैसे सवाल किया जा सकता है, पॉइंट इज दैट। तो एक तरीका तो ये है कि आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि नोटिस इशू करना है तो बताओ उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा, नोटिस से रिलेटेड प्रोविजंस में क्या होगा। तो एक आध मैं आज आपसे पास पेपर भी शेयर करूंगा जिसमें उसने पूछा हुआ है, और वो मोर और लेस आपका मेमोरी टेस्टिंग होगा, और आप उसमें बता देंगे कि नोटिस के अंदर प्लेस होगा, दिन होगा, आवर होगा, और अगर कोई स्पेशल बिजनेस है तो साथ में उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस लगा हुआ होगा, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का वो उसके अंदर गिवन होगा। उसको भी आज मजीद भी देखेंगे इंशाल्लाह। और वो किस किस को इशू होगा, तो हमने ये भी देखा था कि नोटिस इशू होता है ऑडिटर को और डायरेक्टर को, मेंबर को, और चौथा वो बंदा था जिसकी बैंक्रप्सी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसके लिए। सर लीगल हायर बोला। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अब तो होता है। जी जी, चौथा। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि आपसे इस तरीके से एक सिनेरियो दे दिया जाए और पूछा जाए कि नोटिस की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा तरीका ये है कि आपसे एक नोटिस शेयर किया जाए, यानी एक फुल फ्लैज नोटिस का एक्सट्रैक्ट शेयर किया जाए, जो हमने पिछली बार व्हाट्सएप पे भी किया था, और उसके अंदर कुछ लिखा जाए। तो और उसके अंदर कुछ गलतियां छोड़ दी जाए। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हो कि मीटिंग इज़ हेयर बाय होगी, तो मीटिंग कब होगी? ट्यूसडे को होगी 6 बजे। तो अब इसके अंदर से क्या मिसिंग हो गया, तो आपने पिक करना होगा कि प्लेस मिस हो गया। प्लेस का मिस होना ये एक लीगल डिफेक्ट इन द नोटिस हो गया ना, कि हमने देखा कि नोटिस के अंदर प्लेस, डे, आवर तीनों लिखा हुआ होना चाहिए। तो मालूम हुआ कि अगर प्लेस नहीं है तो आपने इस तरीके से एक चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि इस नोटिस के अंदर ये डिफेक्ट है कि प्लेस नहीं है। या एक तरीके की ये डिस्कशन चल रही हो कि कंपनी ये समझ रही है कि हमने नोटिस सबको देना चाहिए, मगर डायरेक्टर्स को देने की क्या ज़रूरत है, वो तो कंपनी में ही बैठे होते हैं। तो हम फिर उस पर इस तरह आंसर भी किया जा सकता है कि कंपनी को डायरेक्टर्स को नोटिस देने की लीगल रिक्वायरमेंट है,
या लास्ट चीज़ इसके अंदर नोटिस के अंदर आपको दे दी जाए ये रेलिवेंट बिजनेसेस डिक्लेयर्ड हो, उसमें से एक आध हटा दिया जाए या एक आध उठा के ऑर्डिनरी बिजनेस को स्पेशल बिजनेस के अंदर डाल दिया जाए। तो स्पेशल बिजनेस के अंदर डालना डिविडेंड को, ये नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी मैटर है। तो इन चार के अलावा जो भी मैटर्स हैं वो स्पेशल मैटर्स हैं। तो मालूम हुआ कि अगर ऑर्डिनरी मैटर की Excuse me, sir. डेफिनेशन, एक मिनट, मालूम हुआ कि अगर स्पेशल मैटर की हेडिंग के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आएगा तो हम फिर इसके अंदर यही पॉइंट आउट करेंगे कि नोटिस के अंदर अगेन एक डिफेक्ट है और रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ मीट नहीं हो रही और ये ऑर्डिनरी मैटर के अंदर होना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ आई होगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं जी। सर ग्रुप में कोई बच्चे बोले कि उनको क्लास में इन कर सॉरी, क्लास में इन कर लें, कोई बच्चे वेटिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो ये बात समझ आई। पेपर में क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्टेड है, या तो एग्जैक्ट एक सिनेरियो जिसमें आपने थ्योरी निकालनी है, या फिर एक सिंपल सा एक्सट्रैक्ट बना हुआ नोटिस का, उसमें से आपने गलतियाँ निकालनी है। तो ये बात समझ आ गई। क्लास आगे बढ़ूँ? यस सर। बेहतरीन हो गया। इसका मतलब जो आपसे नोटिस शेयर की गई है कॉपी, उसको आपने अच्छे से देखना है। अच्छा जी, अब नोटिस के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक और राइट इस्टेब्लिश किया हुआ होता है। यानी नोटिस में ये भी लिखा हुआ होगा, अब तक हमने ये देखा नोटिस किस किस को जमा होगा, किस किस को भिजवाया जाएगा और उसके अंदर क्या क्या होगा। तो प्लेस, डे, आवर लिखा हुआ होगा मीटिंग का, और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस होगा जो ट्रांजैक्ट होने वाले हैं मीटिंग के अंदर, और ऑर्डिनरी मैटर्स के अंदर चार बातें, और अदर देन ऑर्डिनरी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल बिजनेस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब नोटिस के अंदर एक और भी मेंबर्स के लिए एक प्रिविलेज रखा गया है, उसके अंदर उनको एक राइट रखा दिया गया है कि नोटिस के अंदर ये भी मेंशन होगा कि वो मेंबर्स जो होल्ड करते हैं 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, वो मेंबर्स जो होल्ड करते हैं 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और किसी भी पर्टिकुलर सिटी में रिजाइड करते हैं, रहते हैं, तो दे कैन डिमांड टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी। दे कैन डिमांड टू प्रोवाइड वीडियो लिंक फैसिलिटी। सर आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ व्यू नहीं हो रहा। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? स्क्रीन आ रही तो है? 10% ऑफ, सर स्क्रीन तो दिख रही है, वो 10% आप ऑफ पे वाइट स्टॉप हो कर रहे हैं गया ना, तो वो दिख है, नहीं आगे रहा। लिख नहीं रहा। अब कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नो सर। 10% ऑफ लिखा हुआ है, उसके आगे कोई राइटिंग नहीं आ रही आपको। अच्छा, ये तो कोई गलीबा वैसा मसला है। सर पता नहीं क्यों मेरे पास तो आ रही है। तो मेरे पास भी आ रही सर। बस तो उनका अपना मसला है। आप सर मेरे पास नहीं आ सर रही। मेरे पास भी नहीं आ रही। देखें, रिकनेक्ट सर करके मेरे देखें। पास भी नहीं आ रही। अच्छा, सर मेरे पास भी नहीं आ रही। अच्छा, जिनके पास आ रही सर है आधे लोगों के पास नहीं आ रही। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप भी रिकनेक्ट करके देखें, मैं भी रिकनेक्ट कर लेता हूँ, तो मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? शुक्र है। चलो चलो। जी सर आ गया। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि नोटिस के अंदर ही ये लिखा हुआ होगा कि 10% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल वाले मेंबर्स, यानी अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल ₹1,00,000 है तो 10% हो गया हमारा तकरीबन ₹10,000। तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स वाले मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, अगर वो चाहें तो वीडियो लिंक की फैसिलिटी भी डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें मीटिंग अटेंड करनी है थ्रू वीडियो लिंक। लेट से कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो लाहौर में रहते हैं, मीटिंग होनी है कराची में, तो वो कह दें कि भाई हम नहीं आ सकते और हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो हमारा ये राइट है। लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका ये राइट भी नोटिस के अंदर लिखा हुआ होगा कि आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये नोटिस के अंदर एक और चीज़ भी लिखी हुई होगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्पेशल बिजनेस के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस वो होते हैं जो चार डिफाइंड है, यानी इसके अलावा कोई भी मामला अगर कंपनी ने डिस्कस करना है अपने शेयर होल्डर्स से, अपने मेंबर्स से, तो उसको हम कहेंगे स्पेशल बिजनेस। जस्ट लाइक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो इन्वेस्ट इन दी प्रोजेक्ट, या कंपनी ने टू चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस करना है, टू चेंज लाइन ऑफ बिजनेस, या लेट से कंपनी ने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ये बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि अगर एजीएम ना हो रही होती तो ये मैटर कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के लिए कैसे बुलाती, कैसे उनको कॉल कर सकती थी?
एक काम Extraordinary journal. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्सीलेंट। लेकिन अब चूंकि एजीएम होने जा रही है तो कंपनी क्या करेगी कि ऑर्डिनरी मैटर्स के साथ स्पेशल बिजनेस को भी अपने नोटिस के अंदर कवर कर देगी। यानी कंपनी एक स्पेशल बिजनेस की हेडिंग डालेगी, जिस तरह पिछले हफ्ते किसी ने जो शेयर किया हुआ था एक नोटिस, उसके अंदर आपने देखा होगा स्पेशल बिजनेस की हेडिंग डली हुई थी। ठीक है, तो अगर कोई स्पेशल बिजनेस आपने मीटिंग के अंदर अपने शेयर होल्डर से डिस्कस करना है, उनकी अप्रूवल लेनी है, तो आपने उस स्पेशल बिजनेस को भी नोटिस के साथ उसको भी अनेक्स करना होगा, अनेक्स विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। और उसके अंदर कवर क्या क्या करेंगे आप, उसमें आप कवर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यानी उस हवाले से बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये चीज़ है क्या आप चेंज इन लाइन ऑफ बिजनेस करना जा रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ये करना जा रहे हैं। अच्छा, क्या उस मामले के अंदर किसी डायरेक्टर का नेचर इंटरेस्ट है तो आप बताएंगे नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। हो सकता है जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी डायरेक्टर के क्लोज फैमिली मेंबर से रिलेट करता हो, तो आपने उसमें नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर भी बताना होगा। इसके बाद आप उसके अंदर ये भी बताएंगे कि अगर उसके अंदर अप्रूवल लेनी है तो वो डॉक्यूमेंट अगर इंस्पेक्शन करवाना हो मेंबर्स को, तो आप उसकी प्लेस भी बताएंगे कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है और उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बंदा अगर उस कोई मिसाल के तौर पर कोई अग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो कोई 50 सफ़े का है तो ऐसा तो नहीं है वो नोटिस के साथ जाएगा, नोटिस का साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप नोटिस के अंदर ये लिख दीजिए कि भाई इससे रिलेवेंट जो अग्रीमेंट है वो आप क्या कहते हैं फलानी जगह पे पड़ा है, हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, इधर पड़ा हुआ होगा, आप उसको देख के आइएगा ताकि आप मीटिंग के अंदर अपनी राय दे सकें इसके हवाले से। तो ये आ गया आपके स्पेशल बिजनेस के हवाले से। इसके बाद जिस तरह हर क्लास का एक बड़ा होता है, आप मिसाल के तौर पर अमंग स्टूडेंट्स एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सबको रिप्रेजेंट करता है, या सारी बातें उसके थ्रू मानी जाती हैं। हर फैमिली का एक बड़ा होता है, इसी तरीके से हर मीटिंग का, एवरी जनरल मीटिंग का भी एक चेयरमैन होता है। एवरी जनरल मीटिंग का क्या होता है, एक चेयरमैन होता है। अब सवाल ये है कि चेयरमैन बनाए किसको, तो मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो होगा बोर्ड का चेयरमैन, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बड़ा होता है जिसके अंदर सारे डायरेक्टर्स होते हैं, इनका जो हेड होता है उसको कहते हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो जो मीटिंग का भी जनरल मीटिंग, जो मेंबर्स की जनरल मीटिंग का चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, वो भी चेयरमैन ऑफ बोर्ड ही होगा। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहता है कि यार मुझे चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग नहीं बनना, या वो अवेलेबल नहीं है विद इन 15 मिनट्स ऑफ द मीटिंग टाइम, यानी मिसाल के तौर पर अगर मीटिंग 15 बजे कॉल की गई है और वो 15 मिनट तक नहीं, 9:15 तक नहीं पहुंच सकता, अगर मीटिंग 9 बजे कॉल की गई है और वो 9:15 तक नहीं आता, तो दो सूरतें हो गई, या तो वो 15 मिनट तक अवेलेबल ना हो या अनविलिंग टू एक्ट हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर जो भी डायरेक्टर्स होंगे, अवेलेबल डायरेक्टर्स अदर देन दिस चेयरमैन पर्सन, उनमें से किसी भी एक बंदे को आप चेयरमैन बना देंगे, उसमें से आप किसी भी एक बंदे को एज ए चेयरमैन इलेक्ट कर दीजिए। और अगर कोई भी उन डायरेक्टर्स में से भी कोई अनविलिंग टू एक्ट है, सारे डायरेक्टर्स कह रहे हैं नहीं हम नहीं करना चाह रहे, तो मेंबर्स अपने दरमियान में से किसी भी एक बंदे को चूज कर लेंगे, पसंद कर लेंगे कि ये इस मीटिंग का चेयरपर्सन होगा। मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता है। तो नॉर्मली जनरल मीटिंग्स का जो चेयरमैन होगा वो होगा हमारा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड का बड़ा। लेकिन अगर वो मीटिंग के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर तक अवेलेबल नहीं हुआ, या वो एज ए चेयरमैन एक्ट नहीं करना चाह रहा, हम सर कहेंगे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है, कौन होता है? मिसाल के तौर पे हर कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक बोर्ड की मीटिंग होती है, एक मेंबर्स की मीटिंग सही होती सही है। तो सही जो सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डायरेक्टर्स का मजमुआ है, यानी जिसमें सारे डायरेक्टर्स हैं, उसमें से कोई एक इनका बड़ा होगा, यानी यू कैन से दी अमीर या द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी ऑल डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो हमारी जनरल मीटिंग का चेयरपर्सन होगा, यानी जो चेयरमैन होगा, वो भी वही शख्स होगा जो बोर्ड का चेयरमैन है। लेकिन अगर वो 15 मिनट, मीटिंग के 15 मिनट के अंदर अवेलेबल नहीं है, या वो आ तो चुका है मगर वो एक्ट नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है यार मुझे इसका चेयरमैन नहीं बनना, तो जितने अवेलेबल डायरेक्टर्स होंगे उनमें से किसी भी एक बंदे को, एक डायरेक्टर को हम एज अ चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो भी कोई भी एक्ट नहीं करना चाह रहा, इंटरेस्टेड नहीं है एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एक्ट करने के लिए, तो मेंबर्स अपने दरमियान में से किसी भी एक मेंबर को चूज कर सकते हैं कि वो इस मीटिंग का चेयरपर्सन होगा। अब आप लोगों का सवाल ये हो सकता है, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा नहीं है, कि सर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। जस्ट लाइक मेंबर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपका डायरेक्टर का पूरा टॉपिक है, हम वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रहे कि एक कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर होते हैं, और जो उनका बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो मीटिंग का चेयरमैन होता है। अगर वो 15 मिनट के अंदर अवेलेबल नहीं है या आ चुका है मगर अनविलिंग टू एक्ट है, तो जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी एक को, और वो भी अगर अनविलिंग है, तो फिर मेंबर्स अपने में से किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं कि चलो तुम बन जाओ। क्या यहाँ तक बात समझ आई जी क्लास? यस सर। जी सर। चलें ठीक है। अब ये जो हमने सबको बुलाया था मीटिंग के अंदर, बुलाने का मकसद क्या था, यानी मेंबर्स को कॉल क्यों की गई थी, ये भी तो एक सवाल है ना। अब तक हमने मीटिंग प्रोसीडिंग्स पढ़ ली कि मीटिंग होती है, मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग को बुलाने का असल मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि आपने मेंबर्स को कम्युनिकेट करना हो कि हो क्या रहा है, लेकिन अभी मैंने आपसे पिछली क्लास में ही बताया था और आज भी हमने देखा कि 4 चीज़ें तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो वो हैं जो मेंबर्स ने अप्रूव करना ही है। यानी आपके पास अकाउंट्स मेंबर्स ने अप्रूव करने हैं, डिविडेंड की अप्रूवल मेंबर ने देनी है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में जो इलेक्शन के लिए वोट देना है वो भी मेंबर्स ने देना है। तो मिला जुला के सारे काम मेंबर्स ने ही करने हैं। तो इन मीटिंग्स का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी इन मालिकान को, इन शेयर होल्डर्स को जो बुलाया गया है, वो यही है कि कोई भी मामला हो जिसमें इनकी से ली जाए, उस से लेने को, उनकी अप्रूवल लेने को, उनसे हाँ या ना सुनने का जो तरीका होता है जनरल मीटिंग्स के अंदर, इसको हम कहते हैं वोटिंग। इसको हम क्या कहते हैं क्लास? वोटिंग, यानी वोट लेना कि वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपने भी एजेंडा रखा था, नोटिस के अंदर लिख दिया था कि कंपनी अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रही है, तो ये आपने मीटिंग नोटिस के अंदर एक एजेंडा डाल दिया। अब जब शेयर होल्डर्स आएंगे तो उसमें से हो सकता है कुछ कहें कि यार नहीं करनी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज, कुछ कहें कि हाँ करनी है। मेरी बात समझ आ रही है क्लास? तो उनसे जो अप्रूवल नहीं लेनी, सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखें अभी हमने नोटिस जो दिया था, नोटिस का मतलब क्या था? दावतनामा। नोटिस का मतलब क्या था क्लास? इनविटेशन थी ना? यस सर। इनविटेशन थी कि आप लोग आइए मीटिंग अटेंड कीजिए, सही है। अच्छा, उस मीटिंग में आके हम करेंगे क्या? सवाल ये है ना, उस मीटिंग में आके हम करेंगे क्या? तो जवाब ये है कि भाई मीटिंग आपकी है, आप मेंबर्स हैं, आप शेयर होल्डर्स हैं, मालिकान आप हैं, असल इन्वेस्टमेंट तो आपकी है। तो आपके आने का मकसद ये होगा कि जो पूरे साल में हमारी परफॉर्मेंस रही है, जो हमने फाइनेंशियल्स बनाए हैं उसको अप्रूव करना, जो हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, यानी जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है उस ऑडिटर को रखना, फिर जो हमने बोर्ड ने जो डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसकी अप्रूवल देना, फिर डायरेक्टर्स की अगर इलेक्शन की बारी आ गई है तो उनको रखना। यानी ये 4 काम तो आपने मीटिंग के अंदर करने ही करने हैं। फिर लेट से डायरेक्टर्स को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो कोई नई लाइन के अंदर जाकर बिजनेस करें, यानी बिजनेस की लाइन को चेंज करें, चेंज ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये भी आपने नोटिस के अंदर लिख दिया था। अब जब शेयर होल्डर्स आएंगे तो उनसे पूछने का मकसद यही है ना कि आप उनसे डिस्कस करेंगे कि हम लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? यानी इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? उनसे अप्रूवल लेना, उनसे हाँ सुनना या ना सुनना। या हाँ सुनना या ना सुनने को हम कहते हैं वोटिंग। अब बात समझ आई? जी सर। आ गई बात? जी यस सर, आ रही एडजस्ट हो गया? है सर। लैपटॉप भी चार्ज पे लगा ले, बंद हो अभी गया। लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो आपने मीटिंग के अंदर इनको बुलाया था हाँ या ना सुनना, उसका काम क्या था भाई? कि आपने उनसे वोटिंग करवानी है। जस्ट लाइक हमारा इलेक्शन होता है तो पहले हमें नोटिस आ जाता है कि इलेक्शन होंगे, फिर जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो जब कैंपेन चल रही होती है वो एक तरीके से वही सारी बातें होती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर डेट ऑफ इलेक्शन के अंदर असल आपका काम होता है ना स्टेक होल्डर्स का, कि आपने किसको वोट देना है, और इसी तरीके से मीटिंग के अंदर जाके भी आपने वोट ही देना है। अब इस मीटिंग के अंदर जो जाके आपने, लेट से डायरेक्टर्स ने सामने टेबल पे सारे बैठे हुए हैं और उन्होंने आवाज़ लगाई कि क्या आपको हमारी चेंज ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में जाने के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है, तो सबसे आसान तरीका तो ये है इस बात को हाँ या ना कहने का, शो ऑफ हैंड्स।
शो ऑफ हैंड्स की बेसिस पे आप अपनी वोटिंग करवा सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। यानी जितने ज़्यादा हाथ खड़े हुए दिखेंगे उस रेजोल्यूशन के हाँ में हम समझेंगे कि ये मुत्तफिक हैं इस मामले से। यह है सेक्शन 141। यानी किसी भी जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास कराने के लिए हमने जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो है शो ऑफ हैंड। फर्स्ट इंस्टेंस एट जनरल मीटिंग जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स। यानी उस करारदाद को पास कराने का जो आसान तरीका है लोगों से अप्रूवल लेने का, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने का, वो है शो ऑफ हैंड्स। लेकिन शो ऑफ हैंड्स के अंदर अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अक्सर क्लास में आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कोई भी सवाल किया जाए और उस पर कहा जाए कि हाथ खड़े कर लें, तो अक्सर लोगों के किसी के हाथ आधे खड़े होते हैं, किसी के खड़े ही नहीं होते। कोई हाथ खड़ा करने का कहो तो गर्दन हिला रहे होते हैं। यानी उस तरीके से उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो जिस तरह हम यहाँ पे इंसानों की क्लास ले रहे होते हैं, तो यही इंसान वहाँ पे मीटिंग में भी मौजूद होते हैं, उनका रवैया भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर ये बात उनको नहीं समझ आ रही या कोई भी वजह है जिस पर शो ऑफ हैंड्स पर कोई रिजल्ट नहीं समझ आ रहा या किसी की ये ख्वाहिश है कि यार ये इस तरीके से गलत हो जाएगा, तो फिर आप डिमांड कर सकते हैं पोल, कि पोलिंग करवाई जाए। कौन पोल डिमांड कर सकता है वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अगर शो ऑफ हैंड से बात नहीं बन रही तो पोल कैन बी डिमांडेड। पोल कैन बी डिमांडेड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इससे बार बार पूछ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग रोक सकते हैं जी। क्लास नो सर। ओके हो गया, सेट है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई इतना बड़ा अहम मैटर ना हो या लेट से बहुत अहम मैटर हो, तो हर जगह पर जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तफरी करने आए हुए होते हैं, तो मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना टाइम पास करने आए हुए होते हैं। तो इसी तरीके से मीटिंग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे गए हुए होते हैं कि जो क्या कहते हैं, आते तो हैं लेकिन उनका मकसद वहाँ पर आके ऐसे ही सिर्फ तफरी करना होता है, छेड़म खानी करना होता है। तो मिसाल के तौर पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है। एक कंपनी बिस्किट बनाती थी, अब वो कह रही है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाएंगे। तो अब ये इतनी अहम मैटर के अंदर लेट से अगर 99% लोग अग्री हैं कि हाँ हाँ हमें अब सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहिए और बिस्किट के अंदर वो स्कोप नहीं है, तो 1% आदमी यानी 1% वाला स्टेक होल्डर भी उठ के कह सकता है कि शो ऑफ हैंड्स मुझे समझ नहीं आ रहा और पोल डिमांड कर दे। हालांकि उसको सिर्फ टाइम पास करना है, टाइम खराब करना है। तो अभी हम थोड़ी देर में आगे चल के देखेंगे कि हु कैन डिमांड पोल। हर बंदे को लॉ ने ये राइट नहीं दिया हुआ कि वो पोल डिमांड कर सके। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब वोटिंग के अंदर मामला कैसे होगा, वोट काउंट कैसे वर्कआउट होगा? वोट काउंट कैसे वर्कआउट होगा यानी क्या, मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो अगर मीटिंग के अंदर लेट से सिर्फ 10,000 आए हैं, यकीनन सारे शेयर होल्डर्स तो मीटिंग के अंदर नहीं आ सकते। या 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके पास एक से ज़्यादा शेयर हो, तो जितने शेयर्स होंगे उतने शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अज्यूमिंग 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं और 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट 10,000 अगर मेंबर्स हैं, तो इसमें से भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हों मीटिंग के अंदर। तो मालूम ये हुआ कि वोटिंग करने के लिए कोई ना कोई तरीका इस्टेब्लिश करना चाहिए कि 1 लाख शेयर्स हैं और 10,000 मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर को अगर हम एक वोट दे दें तो जितने लोग आएंगे उतनी वोटिंग काउंट हो जाएगी। तो लॉ ने ये तरीका प्रेस्क्राइब नहीं किया। लॉ ने कहा है कि वोटिंग ऐसे होगी कि अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो आपका तरीका कुछ डिफरेंट होगा वोट काउंट करने का। और अगर इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अब क्योंकि उसका शेयर कैपिटल ही नहीं है तो हर मेंबर का एक वोट होगा। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर एवरी मेंबर शैल हैव वन वोट। हर मेंबर को कहेंगे कि तुम्हारा एक वोट है। एवरी मेंबर शैल हैव वन वोट। लेकिन अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है, मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल होता है पेड अप कैपिटल। याद आ रहा है ना क्लास?
कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो चुके हैं। यानी अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए क्लास? 1 लाख। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो आपने जो मेंबर्स की जो वोटिंग करनी है वो प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर करनी है। मेंबर्स हैव votes proportionate to the paid up value of shares। फिर से नजर नहीं आ रहा। यार भाई किसी अब को आ नजर रहा आ रहा है? सर मुझे आ रहा है। बस और यस सर, किसी को नजर आ आ रहा रहा है? है। बेहतरीन। नुमान भाई आपको नहीं आ रहा अभी भी? है सर, अब आ गया, अब आ गया। जबरदस्त। अच्छा जी, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा खुश भी है और थोड़ा सा रफ नई चीज़ भी है, तो आप लोग अगर बीच में मुझे रोक सकते हैं पूछने के लिए बार बार तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि लॉ ये कह रहा है कि जो वोटिंग का तरीका है यानी लोगों से सुनने का तरीका है, ये ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे इलेक्शन में होता है कि हर बंदा जाता है और अपना एक वोट डाल के आ जाता है। लॉ ये कह रहा है कि जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है यानी जिसने जितना पैसा लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वोटिंग पावर देंगे। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पेड अप वैल्यू, और अज्यूमिंग उसके सिर्फ 4 शेयर होल्डर्स हैं। कितने हैं? 4 शेयर होल्डर्स हैं, और उनके पास जो शेयर्स होने की जो वो है, इसके पास है लेट से 2 लाख रुपए के शेयर्स, और ये सारे फेस वैल्यू वाले हैं, और इसके पास है लेट से 3 लाख रुपए के शेयर्स, इसके पास हैं 4 लाख वाले के शेयर्स, और इसके पास हैं 1 लाख के शेयर्स। तो ये 10 लाख हो गए क्लास? नहीं, ज़्यादा हो गए, 5 और हो गए 10। ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करवाना होगा तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा अपना वोट गिनवाने के लिए, अपनी अपनी बात मनवाने के लिए? सी के पास। सी के पास। ठीक है बस। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल ना हो तो फिर किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा? सबके पास इक्वल होगा। सबके पास इक्वल होगा। एक्सेलेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं और कंपनी के पास शेयर कैपिटल वाला हिसाब किताब है यानी लोगों ने अपना पैसा लगाया है, तो लॉ ये कह रहा है कि वोटिंग भी ऐसे वर्कआउट होगी कि जिसने जितना ज़्यादा पैसा दिया है उसको हम उतनी ज़्यादा वेटेज देंगे वोट देने के लिए। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास? जी सर। बेहतरीन। अच्छा, अब लॉ यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कभी कभी, ये तो हमने बहुत सिंपल एग्जांपल रखी है ना, कभी कभी ऐसा होता है फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर भी आपका हिसाब किताब आ जाएगा वोटिंग का। तो फ्रैक्शनल वोट्स शल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी अगर किसी का ऐसा आ रहा है कि 2.122% राइट आ रहा है तो फ्रैक्शनल को हम काउंट नहीं करेंगे, 2 कर लेंगे। फ्रैक्शनल वोट्स शल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन ये सारा मसला कब आएगा? जब शो ऑफ हैंड्स के अगेंस्ट हम पोल डिमांड कर देंगे। पोल कौन डिमांड कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स होगा तो इसमें तो ये सारे मसले मसाइल आने ही नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है क्लास? यस सर। यस सर। बेहतरीन। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले दिनों में अपनी क्लासों के अंदर एक चीज़ ये पढ़ी थी कि एक कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो उसके पास भी मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल्स होगा। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो भी ऐसा होगा, गारंटी लिमिटेड है तो ऐसा होगा। सबके पास आर्टिकल्स और मेमोरेंडम होंगे। ये रिकॉल हो रहा है क्लास? यस सर। लेकिन जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी थी उसका टेबल ए और टेबल बी था, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। सही। और इसमें हमने इसको ये प्रिविलेज दी थी, गालिबन टेबल ए आर्टिकल्स था और टेबल बी मेमोरेंडम था। आई एम नॉट श्योर, अगर आप में को बताना चाहे तो मुझे हेल्प कर सकता है। जी सर, आर्टिकल्स 1A था। ये था ना?
अच्छा, अब इसके अंदर हमने इसको ये प्रिविलेज दी थी कि अगर आप चाहो तो पूरा पूरा अडॉप्ट कर लो, याद आ रहा है, और चाहो तो अपने हिसाब से ऑल्टर कर लो। यस सर। ठीक हो गया, यस सर। बेहतरीन। और हमने ये भी देखा था कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ एओए क्या क्या होंगे, और ये आपसे एग्जाम में भी टेस्ट हुआ था, तो उसमें हमने लिखा हुआ था कि वोटिंग के हवाले से बात होगी, शेयर कैपिटल के हवाले से बात होगी। याद आ रहा है, कुछ आपसे लिस्ट भी पूछी गई थी एग्जाम में। यस सर। बेहतरीन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल्स को आप अमेंड कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट ना कीजिएगा जहाँ लॉ ने स्पेसिफिकली कुछ बोला हो। यानी मिसाल के तौर पे आप आर्टिकल्स में कोई भी अमेंडमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, आपका इंटरनल मामला है, लेकिन किसी चीज़ को अगर लॉ ने मना किया हुआ है तो वो आर्टिकल्स का पार्ट बन के भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो लॉ ने ये भी कहा हुआ है कि मेंबर का जो वोटिंग राइट है, मेंबर का जो वोटिंग राइट है वो डीबार्ड नहीं किया जा सकता। यानी किसी शेयर होल्डर को, किसी मेंबर को उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता। इवन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी आपने कुछ ऐसा लिख दिया है तो उसको भी हम इफेक्टिव नहीं मानेंगे, वो भी वॉइड कंसिडर होगा। आई एम रिपीटिंग, मेंबर को आप उसके वोटिंग राइट देने से डीबार्ड नहीं कर सकते, आप उसको नहीं रोक सकते, ये लॉ में लिखा हुआ है। और इवन अगर आप चाहें, लॉ में लिखा हुआ है, और हमने ये बात देखी थी कि हम आर्टिकल्स के अंदर चीज़ें अमेंड करके अपने हिसाब से सिस्टम चेंज कर सकते हैं, मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया है कुछ हटाने को, उसको आर्टिकल्स में भी हम नहीं कर सकते। तो अगर लॉ ने यहाँ पे ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मेंबर का जो वोट देने का राइट है उससे आप उसको नहीं रोक सकते, मतलब उससे आप उसको नहीं हटा सकते। इवन अगर आप ये बात आर्टिकल्स में भी लिख दें कि हम इसको वोट देने नहीं देंगे, तो ये बात इफेक्टिव नहीं होगी, बल्कि वो आर्टिकल्स की चेंजेस भी वॉइड कंसिडर की जाएंगी। आर वी क्लियर ऑन दिस क्लास? समझ आया ये? सर ये एक दफा दोबारा समझा दें। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमने ये देखा था कि हमने ये समझा था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का है वो टेबल ए है। अगर वो चाहे तो उसको पूरा पूरा अडॉप्ट कर ले, और चाहे तो उसके अंदर अपने हिसाब से ऑल्ट्रेशन कर ले, और ऑल्ट्रेशन ऐसी भी की जा सकती है कि उसके अंदर मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकें, यानी अपने लिए मुश्किलात पैदा किया जा सके, और वो कर भी सकती है, अच्छी बात है, उसको मना नहीं है कोई। लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है जिसको लॉ ने खुद मना किया हुआ है कि ये चीज़ आर्टिकल्स में जाके भी तब्दील मत करना, इस चीज़ को आर्टिकल्स में भी मत डालना। तो सिमिलरली अगर मिसाल के तौर पे कोई ये 4 शेयर होल्डर्स थे, तो ए बी और डी की आपस में मोनोपोली है, अब इनका पावर ज़्यादा हो गया ना, मिला जुला के ये 600 हो गए, और सी अकेला 4 लाख पे रुका हुआ है, ऐसा है ना? यस सर। अब ये चाहें, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये तीनों मिल के कहें कि हम आर्टिकल्स को अमेंड कर देते हैं और उसमें ये लिख देते हैं कि सी के पास वोटिंग पावर ही नहीं बचेगा, तो फिर हमारी मानी जाएगी, हर मर्तबा हम एक हो जाएंगे। तो लॉ ये कह रहा है कि आप क्या कहते हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते कि आप किसी को वोट देने से रोक दें। यानी जिस तरह एक शहरी को कोई वोट देने से नहीं रोक सकता ना, लीगली स्पीकिंग आपका राइट है आप जाके वोट दें, तो इसी तरीके से लॉ ये कह रहा है कि वोट देने से आप किसी मेंबर को नहीं रोक सकते। और अगर आपने ऐसा रोकने के लिए आर्टिकल्स में भी लिख दिया कि इसको हम वोट नहीं देने देंगे, तो ऐसा लिखना वॉइड होगा। ठीक है सर। बात क्लियर जी सर। है? यस सर। अच्छा जी, अब एक बात यहाँ पे नोट करने की है, जो आगे की बात है, लेकिन क्योंकि अभी हम वोटिंग पढ़ रहे थे, बल्कि नहीं, इसको यहीं तक रखें, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर ये बात समझ आ गई है तो हम फिर आगे बढ़े, दूसरी चीज़ पर आए। इसमें मैं एक चीज़ कनेक्ट करना चाह रहा था मगर मैं नहीं कर रहा। सर वो पोल वाला भी आप बताते हैं कि पोल के राइट्स क्या थे? पोल के राइट्स, हाँ वो भी आएगा, अलग से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जिस तरीके से हम अपनी क्लास स्टार्ट होने के वक्त ये देखते हैं कि कितनी अटेंडेंस आई है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू अटेंडेंस नहीं आई जो आनी चाहिए, कि फिर वो बाद में लेट ज्वाइन करेंगे तो हमें मसला होगा, रिकॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी कोई गैदरिंग होती है, आपने कहीं टूर करना होता है, तो आप कहते हैं कम से कम 3 लोग तो हो जाएं, 4 तो हो जाएं, हम 2 जाके क्या करेंगे, ऐसा नॉर्मल होता है।
सिमिलरली जनरल मीटिंग का भी एक कोरम होता है। जनरल मीटिंग का क्या होता है क्लास? कोरम। इसको मैं थोड़ा साफ करके लिख दूं। सही। सेक्शन 135। कोरम ये होता है कि अगर कम से कम इतने लोग आएंगे तो ये मीटिंग को हम इफेक्टिवली मानेंगे, और अगर इतने लोग नहीं आए तो इस मीटिंग को हमें क्या करना पड़ेगा उसके साथ, वो भी हम देखने जा रहे हैं। सही। तो कोरम के अंदर अगर लिस्टेड कंपनी की मीटिंग है, अगर तो लिस्टेड कंपनी की मीटिंग है तो कोरम डिफरेंट होगा, और दूसरी किसी कंपनी की मीटिंग है तो कोरम डिफरेंट होगा। यानी दूसरी कंपनी में कौन कौन आ गया क्लास? प्राइवेट कंपनी सर। प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट भी आ गई, अनलिस्टेड भी आ गई, सब आ गई ना। अच्छा सर, आपने एक बात बताई थी कि अगर एक मेंबर भी चाहे तो वो अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है और फिर मीटिंग करवा सकता है, तो सर वो मीटिंग भी इफेक्टिव कॉल्ड आउट होती है? मैंने कब बोला था भाई? सर लास्ट में आपने बताया था ना। एक मेंबर भी अगर उसके पास 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल हो, यस 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 एग्जैक्टली। या उसका वजन आ गया ना 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जी सर। तो उसकी मीटिंग सर इफेक्टिव होती है? अगर वो बुलाना चाहे तो मीटिंग तो हो जाएगी। अब वो मीटिंग इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी ये कोरम बताएगा। ठीक है सर। मिसाल के तौर पे मैं क्लास लगा दूं तो क्लास, मतलब मेरे पास ये तो पावर है ना क्लास लगाने की। अब जो आप लोग आए नहीं है वो एक अलग मसला है। आपको कोई दावत देना चाहे तो हाँ, हॉल तो सज जाएगा, खाना भी तैयार हो जाएगा। अब उसकी दावत में कोई शरीक होता ही नहीं होता, दिस इज कोरम। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, चाय का कप अपने हाथ में ज़रूर रखिए, मैंने भी रखा है, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी और ये और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाय पीना चाहें तो बिल्कुल पीजिए। सर काफी मुश्किल हो रहा है ये। हाँ ये तो है, मुझे भी पता है, तभी तो मैं यस सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करें, छुट्टी करें? यस सर, कर लेते हैं। सर ये 15 एग्जाम मिनट गिना का दें। ब्रेक लेते हैं। नहीं अभी ब्रेक नहीं ले सकते, पूरा रिदम टूट जाएगा। अभी तो हमने शुरू किया है। एग्जाम में सर थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये आएगा तो आसानी हो ये तो जाएगी आपने सबकी। हाँ सर ऐसे कर बात लिएगा। बात कर ली है, और ये आपको पता है रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये यूट्यूब पे भी जाता है। और ये तो अब आप सॉरी करें, आपने सही बात नहीं किया। सॉरी सर, लेकिन आप बता दीजिएगा। नहीं यार, बस इतना देखो ना, ये हमने ये जो चार्ट बना रहे हैं, इसको अगर अच्छे से नोट कर लो तो किताब की क्विक रीडिंग होगी। जो बच्चा किताब को एक बार रीड कर रहा है वो ऑनेस्टली खुद शेयर करे कि इसको ये वाइट बोर्ड के चार्ट्स हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर कोई कर रहा है तो। सर करते हैं वैसे। सर हेल्पफुल बहुत है। हेल्पफुल है। और अगर आप लोग नोटिंग ये नहीं कर रहे तो फिर खुद से पढ़ के तो फंसोगे, थकोगे। हाँ, इसके अलावा आप कोई बात कर सकते हैं, हम 2-5 मिनट इधर उधर जा सकते हैं। तो आप में से भी कुछ कहना चाहे मौसम के हवाले से? सर गवादर की सुनाए। क्या बादल भी। यस सर, गवादर का ट्रिप कैसा था आपका? अच्छा सर क्या सिक्योरिटी वगैरह कैसी है वहाँ पर? लोग बहुत डरते हैं अभी भी जाने से। नहीं, मैं पिछले 2 महीनों में तकरीबन बलूचिस्तान के दोनों कोने ख़त्म करके आया हूँ। मुझे कहीं पे भी सिक्योरिटी थ्रेट फील नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त, जाना चाहिए। बस सर ये एग्जाम खत्म हो जाए फिर जाएंगे। एग्जाम पर क्या, आप ऐसे ही चले जाएं, हम भी तो गए। चलें तो साथ ही जाएंगे सर रमजान के बाद। हाँ तो मेरे घर वाले एक मिनट मुझे निकाल देंगे तो लेकिन आप लोग जरूर जाए। अच्छा यार, कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। इवन जो वहाँ दोनों तरफ जो फोर्स है, एक बलूचिस्तान में आपका कोयटा वाली साइड लगती है जो अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाती है, और एक ये गवादर वाली साइड है जो ईरान बॉर्डर तक जाती है। दोनों सर तरफ उधर से सिग्नल्स का बहुत इशू है, मैंने सुना सिग्नल्स है, का तो मसला है, रास्ते में पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे सही इतनी जल्दी। यार। इसमें ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आप कहीं पे एजीएम रखवाओ, कर देंगे अलाउ। ईओजीएम रखवाओ, ईओजीएम तो अपने टाइम पे होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप कहीं पे भी जाएं, बीच में सिग्नल थोड़ी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए। आपका 3G 4G नहीं चलेगा, लेकिन आप नेटवर्क से रब्ता कर सकते हैं। यूफोन तो तकरीबन हर जगह इतने सिग्नल दे, यानी आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास मुख्तलिफ सिम वाले लोग हों, नेटवर्क वाले लोग हों। तो घर वालों को सबका नंबर दे दें, इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए घर वालों पे भी और अपने आप पे भी, हो जाएंगे। चले सर, अभी कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं जाओगे। अच्छा है, लेकिन इस मौसम में नहीं जाना, बहुत धूप धूप है। अभी तो नॉर्थ जाओ रमज़ान के बाद, जून जुलाई में, वो ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। सर तब तो ज्यादा गर्मी होगी।
हाँ तो अभी नहीं जाना चाहिए, मतलब ये कोयटा वोयटा बलूचिस्तान साइड, तब उसको नहीं सर, गर्मी कोयटा पड़ेगी। में तो मौसम अच्छा होगा अभी सर। बेहतर है, लेकिन वो वहां जाके करोगे क्या, मतलब सड़कें घूमने से, देखो वहां पे दो चीज है ना, या वैसे तो हाँ, आप कोयटा, यस सर, कोयटा कराची की तरह तो नहीं है, कोयटा हैदराबाद की तरह है, छोटा कोयटा सा शहर है। अच्छा है यार, मुझे तो अच्छा लगता है, जी कराची से अच्छा लग, पीसफुल है। हैदराबाद तो बहुत बहुत ही पीसफुल है। फारिग है, अगर कोई है तो बड़ी माजरत हैदराबाद से। मैं खुद हैदराबाद का हूँ सर, फारिग नहीं है सर हैदराबाद, पीसफुल है फारेगी है हैदराबाद। भाई, फारेगी है। सॉरी यार, चलो तभी मैंने सॉरी कर दिया, एनीवेज। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हैदराबाद की बात ही अलग है। अच्छा तो अब आते हैं कोरम पे, ठीक है। देखिए कोरम ये है कि वही ना, गिनती पूरी करनी है हमने कि इतने लोग आए कि नहीं। तो अब या तो लिस्टेड कंपनी होगी या कोई दूसरी कंपनी होगी। लिस्टेड कंपनी के केस में अब ये बड़ा गौर से सुनना, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसको गौर से देखना है आपने। पर्सनली एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे पर्सनली क्यों आया ये बताना पड़ेगा, या थ्रू वीडियो लिंक एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर वाले। एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर वाले, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। अब देखें यहाँ पर आर्टिकल्स को हमने इजाज़त दी हुई है, तो वो चेंज कर सकता है। पहले नोट कर लेते हैं पूरा, फिर इसको समझेंगे। अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। ठीक है। और अगर कोई दूसरी कंपनी हो तो उसके मामले में क्या होगा, इसको पहले अच्छे से नोट कर लें, फिर इसको हम इजीली समझ सकेंगे। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो इस केस में एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। और अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पर्सनली 2 members और same as listed company। जी, यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो मैं इसको समझा सकता हूँ। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। जी जी बिल्कुल। सर ये आपने कंपनी में शेयर कैपिटल में क्या लिखा है? कंपनी पर्सनली 2 मेंबर्स और सेम एज लिस्टेड कंपनी। क्या सर? सेम एज लिस्टेड कंपनी। ओके। वैसे आपके एग्जाम कौन से वीक में होने वाले हैं, यानी डेट्स कौन सी चल रही होंगी? सर मई की 23 3rd अप्रैल अप्रैल से से। स्टार्ट है। मई की 3 अप्रैल से। मतलब अभी हमारे पास 1 महीने है, और इसमें हमने 2 मेकअप लगा लिए। सर 23 अप्रैल मैंने सुना है। 23 अप्रैल 24 लास्ट मैंने है। सुना स्टार्ट है। 23 अप्रैल से। अच्छा
और मेरे पास जो टाइम टेबल पूरा हो रहा था जो मैंने देखा था अब तक फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर मैं देखूं तो हमारा लास्ट वीक शायद होना चाहिए था 1 मई को होना चाहिए। 24 अप्रैल भी आप कह सर सकते ये हैं। पेपर्स के साथ होता है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन आपका स्मार्ट जो स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था ये स्मार्ट्स और हमारे एलएमएस में 1 वीक का गैप आ गया था इस बार, अगर आपको याद हो जी सर। तो एलएमएस स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से और आखिरी वीक होना चाहिए 24 अप्रैल को, और स्मार्ट्स के हिसाब से पहली क्लास थी 22 जनवरी को, तो लास्ट क्लास होनी चाहिए 1 मई को। अब देखें क्या होता है। सर वैसे फाइनल रमजान के बाद ही हो। रमजान में हो जाए यार, अच्छा है, क्या करोगे, कोई कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, आप सुकून से हो जाएंगे। सर मेरी तरावियां भी होती हैं। अच्छा आप हाफिज है माशाल्लाह। जी सर। चलो तो अच्छा है यार, और मतलब सख्त थोड़ी सी अपने आप पे सख्ती रखनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी और अच्छे बनोगे। खैर एंजॉय। लिख लिया ये आपने, तो मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ। देखें जी, कोरम का मतलब वही मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए। अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम 10 लोग पर्सनली आने चाहिए। सर पर्सनली का ये मतलब है कि आप मीटिंग के अंदर जब नोटिस आपके हाथ में आता है तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी लिखी हुई होती है कि आप अगर खुद नहीं आ सकते तो अपनी जगह किसी और को भेज दें, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। अपनी जगह अगर आप खुद नहीं आ सकते तो इसको हम किसी और को भेज दें, उसको क्या कहते हैं क्लास? प्रॉक्सी। Proxy. तो प्रॉक्सी कौन हो सकता है, किसको हम बना सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, ये अभी पोल कौन डिमांड कर सकता है उसकी तरह थोड़ी देर बाद आएगा। यानी हु कैन डिमांड पोल एंड हु कैन बी द प्रॉक्सी, ये थोड़ी देर बाद आएगा। लेकिन समझने के लिए ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो प्रॉक्सी से काम नहीं चलेगा। पर्सनली 10 मेंबर्स खुद प्रेजेंट हो या वीडियो लिंक की फैसिलिटी से 25% वोटिंग पावर वाले लोग आ जाएं, पर्सनली आए या प्रॉक्सी आए, दोनों एप्लीकेबल है, तो समझो मीटिंग का कोरम पूरा है और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी है और उसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं है, तो जैसा आर्टिकल्स में लिखा है कम से कम उतने लोग होने चाहिए, वो उसके लिए आपको अपने आर्टिकल्स को खोल के देखना पड़ेगा। एग्जाम पर्पज़ के लिए खैर ये रेलिवेंट नहीं है, अगर आप में से कोई चाहे तो इसको बिल्कुल भी याद ना करें। कंपनी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाले जितने भी प्रोविजंस हैं जो भी हमारी स्टडीज़ में आएंगे वो आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई कंपनी है जिसके पास हैविंग शेयर कैपिटल है, जस्ट लाइक एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसके केस में पर्सनली 2 मेंबर्स होने चाहिए या फिर सेम एज लिस्टेड कंपनी यानी वीडियो वाली फैसिलिटी के अंदर तो 25% वोटिंग पावर वाले ही लोग होने चाहिए। अच्छा, अगर कंपनी ये समझती है कि नहीं यार ये कम तादाद लिखी हुई है, तो अपने आर्टिकल्स के ज़रिए से नंबर बढ़ा सकती है। अगेन यहाँ पे भी नंबर कम नहीं कर सकती। मतलब आपसे अगर एक सिंपल सा सिनेरियो ये दे दिया जाए कि कोरम के अंदर कंपनी के बोर्ड ये चाह रहा है कि इस कोरम का जो नंबर है कि 2 और 25% या 10 और 25% इसको कम कर दिया जाए, तो आपका आंसर ये होगा कि कंपनी अपने लॉ क्या लिखेंगे उसके अंदर कि कंपनी आर्टिकल्स के थ्रू नंबर बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। ठीक है, यानी ये पिन पॉइंट याद रहना। फिर आपसे ये अगर मिस हो गया, क्योंकि ये तो असल है, ये तो आप लोगों ने याद कर ही लेंगे कि लिस्टेड कंपनी के केस में 10 मेंबर्स और नहीं तो 25%, और दूसरे केस में 2 मेंबर्स या नहीं तो सेम एज लिस्टेड कंपनी। लेकिन आर्टिकल्स का जो इख्तियार है वो बढ़ाने पर है, कम करने पर नहीं है। अब सवाल ये है कि ये लोग इतने जो कम से कम जमा होने चाहिए, ये कब तक जमा होने चाहिए? यानी मिसाल के तौर पे किसी ने अगर दावत कॉल कर दी है तो एक कंडीशन तो वो ये रख दे कि भाई अगर मैंने 50 मेहमानों को दावत दी है तो यार कम से कम 5 भी आ जाएंगे ना तो मैं खाना खोल दूंगा। लेकिन 9 बजे बुलाया है और 11 बजे तक 5 भी नहीं आए, तो वो खाना कब खोलेगा? यानी ये जो ड्यूरेशन है, ये जो तयन होगा कि 11 तक खोल दूंगा, ये किस बिना पर होगा? तो लॉ ये कह रहा है कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग, विद इन हाफ आवर ऑफ मीटिंग आपने असेस करना है कि कोरम पूरा हुआ कि नहीं। आपने क्या करना है?
आधे घंटे के अंदर मीटिंग के, अगर मीटिंग 9 बजे कॉल की गई है तो आपने कोरम असेस करना है 9:30 तक के पूरा हुआ कि नहीं। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, अगर गिनती पूरी नहीं है, तो अगर वो मीटिंग कॉल्ड बाय मेंबर है, यानी ईओजीएम करवाई गई है किसी मेंबर के थ्रू, तो उसको हम समझेंगे शैल बी डिसॉल्व। इसकी बात में दम था नहीं, खैर इसने अपने वोटिंग पावर की जोर पे लोगों को मीटिंग तो कॉल करवा ली थी, चूंकि इसका नोटिस भेजने पे, क्योंकि 21 दिन पहले नोटिस भी गया था, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया नहीं, लिहाजा इसकी मीटिंग फारिग है और इसको डिसॉल्व कंसिडर किया जाएगा जैसे ये ख़त्म हो गई, इसका कुछ बना ही नहीं। और अगर अदर केस है, यानी मेंबर ने नहीं बुलाया, लेट से बोर्ड नहीं बुलाया है, नॉर्मल एजीएम होने जा रही है, तो उस मीटिंग की एडजॉर्नमेंट हो जाएगी, स्टैंड एडजॉर्न हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? टू दी सेम डे, यानी आज की पीर की जगह अगले पीर को, सेम प्लेस। आज भी पीसी में थी, अगले हफ्ते भी पीसी में होगी, सेम टाइमिंग। आज भी 9 बजे थी, अगले हफ्ते भी 9 बजे होगी। और अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी, इफ एट एडजॉर्न मीटिंग कोरम नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, उस दिन भी लोगों ने आना जरूरी नहीं समझा, कोरम नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो अब क्या होगा? मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली, और थ्रू वीडियो फैसिलिटी और थ्रू वीडियो लिंक, at least 2 shall be the quorum. At least 2 shall be the quorum, unless articles provide otherwise. जी क्लास, आई एम रिपीटिंग दिस, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको आंसर करना होगा इस पूरी रिपीटेशन के बाद। लॉ ये कह रहा है कि अगर आपकी मीटिंग के अंदर आधे घंटे के अंदर लोग जमा नहीं हुए, यानी कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, और वो मीटिंग किसी मेंबर ने बुलाई थी, तो हम ये कहेंगे, हम ये समझेंगे कि मीटिंग डिसॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, इसकी कोई हैसियत रही ही नहीं। लेकिन अगर किसी और ने बुलाई थी, लेट से मेंबर्स डायरेक्टर्स ने बुलाई थी, एजीएम करवानी थी, तो अगर आधे घंटे तक कोरम पूरा नहीं हुआ, यानी लिस्टेड कंपनी के केस में 10 लोग या 25% वीडियो लिंक के थ्रू, या अदर केस में 2 लोग या 25% वीडियो लिंक की फैसिलिटी के थ्रू, तो उस मीटिंग को हम एडजॉर्न कर देंगे सेम डे पे, सेम प्लेस पे, सेम टाइम पे, अगले हफ्ते के लिए। कब कर देंगे? नेक्स्ट वीक। ठीक है। और अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम पूरा नहीं हुआ विद इन हाफ एन आवर, तो लॉ ये कह रहा है कि अब अगर कम से कम 2 लोग भी अवेलेबल हो ना, 2 लोग भी अवेलेबल हो, तो उसको हम कोरम मान लेंगे। कम से कम 2 लोग भी अब आ गए ना, तो हम कहेंगे कोरम कंप्लीट हो गया, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है, तो कोई मुझे इसको समझाने की हेल्प करे कि यहाँ पे आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज से क्या मुराद है। जी क्लास। अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि इससे ज़्यादा मेंबर्स चाहिए तो फिर मीटिंग डिसॉल्व करनी पड़े। अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि इससे ज़्यादा मेंबर चाहिए तो 2 लोगों से काम नहीं चलेगा, आपका मतलब ये है दीवा? जी। ज़बरदस्त जी। और कोई इसको इंटरप्रेट करना चाहेगा? सर मतलब आर्टिकल्स में कोई और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए मेंबर्स। एक्सीलेंट। और कोई? जी क्लास, बोलने के पैसे नहीं है। आप में से कोई अपना इनपुट देना चाहेगा क्लास? सर अगर आर्टिकल में नहीं मेंशन के 2 से 2 तक की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर हम कर लेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। अच्छा अच्छा, अगर मैं यूं कहूं कि आर्टिकल्स में ये लिखा हो कि एक बंदा भी होगा तो हम उसको कोरम कंप्लीट समझेंगे, तो क्या ऐसा मेरा बोलना सही होगा? नहीं सर आर्टिकल्स में चीजें कम तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वरना मसला हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ऊपर ये लिखा हुआ था अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर,
कि आर्टिकल ज्यादा नंबर के लिए दे तो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज, यानी आर्टिकल जो बोले वो मान लेना, तो यानी एक भी चलेगा। नहीं सर, मिनिमम 2 ना। नहीं ना, यही तो बात है, यही तो समझने की बात है। देखो गौर से सुनो, हम ये कह रहे हैं, ऊपर हम कह रहे थे कि कम से कम 10 लोग होंगे या 25% वाले होंगे या 2 लोग होंगे या 25% वाले होंगे तो कोरम कंप्लीट होगा, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर। ठीक है, ये आर्टिकल्स लार्जर नंबर देगा, आर्टिकल्स बोलेगा नहीं मुझे चाहिए 15 लोग या 30% या 5 लोग या 30%, तो अब कौन प्रीवेल करेंगे, ये वाली रिक्वायरमेंट, इसको हम नहीं मानेंगे। क्या बात समझ आई? लेकिन अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो अब क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर मेंबर ने बुलाई है तो डिसॉल्व, और अदर केस है तो कम से कम 2 लोग भी होंगे तो चलेंगे। लेकिन अब यहाँ ये लिखा है अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज, ये नहीं लिखा फॉर अ लार्जर नंबर। यानी अब आर्टिकल्स में ये भी लिखा हो ना कि एक आदमी भी होगा तो चलेगा, तो हाँ चलेगा। सर तो एक आदमी में मीटिंग कैसे होगी? भाई लॉ ने उसको वो दी है ना कि बस खत्म कराओ उस मामले को। से रिपीट करिएगा एक दफा दोबारा। देखिए गौर से सुने इसको। भाई आपने एक मीटिंग कॉल करी, मीटिंग पीछे से चलते हैं, मीटिंग होगी तो या तो स्टेचुरी जनरल मीटिंग होगी या एजीएम होगी या ईओजीएम होगी। ठीक है, और नोटिस जाएगा, नोटिस इन सारे लोगों को जाएगा, नोटिस के अंदर जगह वगह सब लिखी हुई होगी। अब एक इतना इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके लिए आपको कंपनी ने जमा किया है और आप लोग मीटिंग के अंदर विद इन हाफ एन आवर नहीं पहुंचते, यानी कोरम कंप्लीट नहीं होता, तो लॉ कह रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर था कि इसको हमने एडजॉर्न करवा दिया है। मेंबर्स की मीटिंग को तो हमने डिसॉल्व कंसिडर कर दिया कि इसके बुलाने पे कोई नहीं आया तो जाओ तेल लेने जाओ, मगर इसके बुलाने पे यानी अदर के केस में कोई नहीं आया तो इसको एडजॉर्न कर दो, और एडजॉर्न के अंदर 2 लोग भी अगर आ जाएं तो ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट होगा, या नहीं भी होगा तो 2 लोग भी आए तो भाई इसको हम कोरम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हो तो वो कंसिडर कर लेना, यानी एक भी लिखा हो तो चलेगा, 25 भी लिखा हो तो चलेगा, व्हाटएवर जो भी लिखा हो। क्या बात समझ आई? सर एक सवाल है। हाँ एक बात सर अगर आप आपकी आवाज़ चले गई, एक बात मुझे नहीं सुनाई दी आपकी। सवाल है सर, कर लूं? जी जी बिल्कुल, आपका राइट है। सर आपने मीटिंग रखी है, आप एडजॉर्न भी कर दी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, एक हफ्ता मेंबर्स आ ही नहीं रहे तो फिर आप क्या करेंगे? सॉरी, मेंबर्स आ ही नहीं रहे तो आप क्या करेंगे फिर? तो लॉ यही तो कह रहा है कि अब कम से कम 2 आए तो बस समझना कोरम पूरा हो गया, नहीं आ रहे तो खत्म, केस खत्म हो जाएगा, फ्रेश नोटिस इशू करके लोगों को बुलवाते रहना। लेकिन यहाँ पे हमने जो जोर इस पे दिया है कि आर्टिकल्स में अगर ये भी लिखा हो कि एक भी बंदा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं ना इसकी रिक्वायरमेंट को। ऊपर लिखा हुआ था आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, क्या लिखा आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, तो अदरवाइज से मुराद इट कैन बी रिड्यूस, इट कैन बी एक्सटेंडेड। जैसे डिविडेंड के केस में था कि मेंबर्स डायरेक्टर के रिकमेंडेड डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते, उतना ही रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो फाइन। सिमिलरली ऊपर जो फ्रेश मीटिंग थी उसमें यह था कि आर्टिकल्स ज़्यादा नंबर देगा तो मानेंगे, लेकिन एडजॉर्न मीटिंग में आर्टिकल्स कम भी देगा तो भी मान लेंगे। सर अदरवाइज वाली बात ये अर्जेंट मीटिंग में कर रहा है ना आर्टिकल? जी ओके सर। ओके हो गया, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। अब हम एक काम करते हैं, मजीद 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर एक ब्रेक करेंगे छोटा सा 4 बजे, और फिर हम किताब विताब पर देखेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो 2 हैं। एक तो ये कि पोल कौन डिमांड कर सकता है, और दूसरा ये कि आप क्या कहते हैं प्रॉक्सी कौन हो सकता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है कि एक मेंबर की जिसकी मीटिंग है उसको नोटिस रिसीव हुआ और उसने जाना चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा ये जो मीज़ान बैंक वाला नोटिस था जिसने लिंक शेयर किया था, आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद देख लें पूरा,
अब उसमें आपको इंशाल्लाह एजीएम का तस्करा भी मिल जाएगा। अच्छा नोटिस है और बिल्कुल फ्रेश है, लास्ट मंडे उसकी मीटिंग थी ना, तो आपको एजीएम का तस्करा भी मिल जाएगा। फिर नोटिस के अंदर दिन, प्लेस, डे, प्लेस, टाइम का तस्करा भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वो यकीनन किसी शेयर होल्डर को गया है तो आपको मेंबर को पहुंचा, ये भी मिल जाएगा। फिर ऑर्डिनरी बिजनेस वाली हेडिंग के अंदर वो 4 बातें भी आपको दिखेंगी। सब्जेक्ट टू के इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ड्यू हुए थे कि नहीं, हर 3 साल बाद होते हैं, अगर नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। फिर स्पेशल बिजनेस की हेडिंग भी उसमें डली हुई है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करने थे एम्प्लॉय शेयर स्टॉक स्कीम के थ्रू, तो स्पेशल बिजनेस वाली हेडिंग भी उस पर डली हुई थी। फिर उसके अंदर आपको प्रॉक्सी फॉर्म भी मिलेगा कि आप खुद नहीं आना चाहते तो प्रॉक्सी भेज दीजिएगा। फिर उसके अंदर आपको वीडियो लिंक फैसिलिटी का भी मिलेगा कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियो लिंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो इतने लोग हो गए तो ये फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। फिर आगे चल के उसमें ये भी लिखा, खैर अभी वो हमारे डिस्कशन में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक हमने जितनी बातें पढ़ ली है 1 2 3 4 5 6, इसको आप उस नोटिस में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट आंखों से गुजरेगा तो आपको पता चलेगा आप एक प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ लें और सारी लीगल चीज़ है। और उसके अंदर से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक हल्का फुल्का एक्सट्रैक्ट दूँ एग्ज़ाम में, और इससे पहले एक आध आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी दे दूँ कि जिसमें वो नोटिस के अंदर हम कुछ डिफेक्ट्स डाल दें। नोटिस ड्राफ्ट करवाने से अच्छा है कि नोटिस के अंदर कुछ डिफेक्ट डाल दें और आप गलतियाँ निकाल लें। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आपको रट्टा लगवाया जाए कि नोटिस को ड्राफ्ट कैसे करना है। क्या तक बात समझ आई क्लास? यस सर। जी सर। यस सर। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमारा पॉइंट ये है कि प्रॉक्सी कौन हो सकता है। तो एक जो मेंबर है, जो अ मेंबर entitled to attend and vote at a meeting, एक मेंबर है जो entitled to attend है और वोट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, यानी शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो बोर्ड की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग में अटेंडेंस भी दे सकता है, यानी उसको दावत भी आएगी, वो वहाँ जाके अपना फैसला भी सुनाएगा, वोट भी देगा और बात भी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। तो आप जब वहाँ जाएंगे एट अ मीटिंग तो आपके पास ये राइट होगा। तो वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी, में अपॉइंट प्रॉक्सी, में अपॉइंट अनदर एज प्रॉक्सी, यानी वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। अब किसको अपॉइंट कर सकता है, किसको अपॉइंट कर सकता है, तो वो नॉट इंटाइटल्ड टू अपॉइंट। एक बात तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इंटाइटल्ड तो है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, मगर एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। यानी वो मिसाल के तौर पे आप अगर क्लास में नहीं पहुंच रहे तो आप अपने दोस्त, एक दोस्त से कहें कि यार मेरी अटेंडेंस लगा देना, उस पे दूसरे को भी मैसेज छोड़ दें कि यार अगर वो भूल जाए तो तुम मेरी अटेंडेंस लगा देना। या अक्सर ऐसा होता है हम क्लास नहीं ले रहे होते तो रिकॉर्डिंग के लिए एक को भी कह देते हैं, दूसरे को भी कह देते हैं, फिर नोटिंग क्लास की एक से भी मांग रहे होते हैं, दूसरे से भी मांग रहे होते हैं। तो लॉ ये कह रहा है कि इधर ऐसे नहीं करना। तुम प्रॉक्सी तो अपॉइंट कर सकते हो मगर नॉट इंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी। एक से ज़्यादा प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकता। तुम एक ही बंदे को भाई पक्का कर लेना कि क्या तुम मेरी जगह जाना चाह रहे हो, अगर वो हाँ कह दे तो उसी का नाम फॉर्म के अंदर लिख के मुझे भेज देना। एक से ज़्यादा अगर आपने प्रॉक्सी अपॉइंट कर ली, इफ़ अपॉइंटेड एंड डिपॉजिटेड प्रॉक्सी फॉर्म, यानी वो जो फॉर्म आपको साथ में दिया हुआ होता है नोटिस के साथ, इफ़ अपॉइंटेड एंड डिपॉजिटेड प्रॉक्सी फॉर्म, तो आपकी ये वाली जो प्रॉक्सी की जो प्रोसीडिंग्स हैं ऑल सच बी इनवैलिड, वो सारी की सारी इनवैलिड समझी जाएंगी। यानी ऐसा समझा जाएगा कि आपकी प्रॉक्सी इंटरटेन होगी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉक्सी होगा वो मस्ट बी अ मेंबर। एक मेंबर को ही आप लाजमी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे, यानी आप उस शेयर होल्डर को ही प्रॉक्सी बना के भेज सकते हो, अपने अब्बा को, अपने चाचा को, अपने भाई को, अपनी बेगम को, अपने किसी दोस्त को नहीं भेज सकते। आपने उसी को प्रॉक्सी बनाना है जो खुद भी शेयर होल्डर हो। तो सर वो मेंबर तो खुद भी जा ही रहा होगा ना सर, वो जो अगर मेंबर होगा वो तो खुद भी जा ही रहा होगा। तो फिर वो प्रॉक्सी नहीं भेजेगा ना। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आप नहीं जा पा रहे तभी आप अपनी जगह किसी और को ऐसा बना के भेज रहे हो जैसे वो खुद, आप खुद पहुंचे हुए हो।
बात समझ आई? सर मतलब हम अपना वोटिंग राइट किसी और मेंबर को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मिसाल के तौर पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आप ना पहुंच सके, अल्लाह ना करे, तो आप अपने पेरेंट्स को भेज देंगी और वो जाके स्टेज पे जाके टोपी पहन लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आप खुद नहीं जा सकते तो वो आप प्रॉक्सी भेज दो, लेकिन प्रॉक्सी कौन होगा? जो लाजमी मेंबर होगा, जो लाजमी शेयर होल्डर होगा। सर तो जिस प्रॉक्सी या जिस मेंबर को हम अपॉइंट करेंगे कि आप हमारी जगह जाके सब्स्टिट्यूट कर लो, तो सर उसके पास अपने राइट्स तो होंगे, साथ में हमारे भी होंगे ना? एक्सीलेंट यार, ये तुमने इतनी जबरदस्त बात करी है। यानी इफेक्टिवली वो जो वोट देने का राइट होगा वो तो खैर बिल्कुल उसके पास दो रह जाएंगे, लेकिन आगे चल के एक चीज आएगी, वहां पे एक राइट उसका मारा जाएगा, यानी दो में से एक किसी का भी इफेक्टिवली राइट मारा जाएगा। एक्सीलेंट, ठीक है सर। सही बात की आपने, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन अगेन प्रॉक्सी लाजमी मेंबर होगा अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज। अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि आप नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, तो फिर आपको जो समझ आए उसको भेज देना। और ये नोटिस के अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता है, प्रॉक्सी फॉर्म होता है कि आप क्या कहते हैं अपनी जगह प्रॉक्सी भी भेज सकते हो, और जिसको भेज रहे हो उसको ड्यूली ऑथराइज करके भेजो और साइन करके भेजो, और फिर उसको भी चाहिए वो अपना CNIC भी लेकर आए। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इवन मैं पिछले दिनों देख रहा था तो मेरे अपने एक रिलेटिव थे, मेरे घर पर आए हुए थे, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म भी फिल कर रहे थे कि वो नहीं जा सकेंगे तो उनकी जगह कोई और जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और बहुत डेली उसकी बात है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रॉक्सी लाजमी मेंबर होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है तो फाइन, फिर आप नॉन मेंबर को भी भेज सकते हैं। ठीक हो गया? क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी सर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, जी सर। अब नोटिस के अंदर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोटिस में होगा, नोटिस में होगा, तो नोटिस बाकी जब हम नोट्स की रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन एवरी नोटिस के अंदर, यानी जो भी नोटिस होगा उसके अंदर प्रोमिनेंटली ये जो आपको नोट करवाने का मकसद ही यही कि जो इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स है प्रोमिनेंटली इस किस्म की आपको नोटिंग में आ जाए कि ये एटलीस्ट वर्ड्स, की वर्ड्स आपके जहन में हो। बाकी नोट्स जब हम रीड करेंगे या आप खुद से भी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रोमिनेंटली सेट आउट द मेंबर्स राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, यानी नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लिखा होगा कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं, और साथ में प्रॉक्सी फॉर्म भी उसी के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया? सही। अच्छा, अब ये सवाल है कि अगर मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है तो वो तो अपनी जगह प्रॉक्सी भेज देगा ना किसी को, तो फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो कंपनी खुद तो चल के आ नहीं सकती, तो वो भी अपना एक अपनी रिप्रेजेंटेटिव को अपने लेटर हेड पे लिख के भेज देगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये जो लास्ट तो बात सर है, वो हाँ बोले। वो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो प्रॉक्सी काउंट तो नहीं होगा ना? वो हो सकता है, अगर एक पक्का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अवेलेबल नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट अपने ऑफिशियल सील के ऊपर एक अपॉइंटर भेज सकती है। वो भी हम किताब पढ़ेंगे तो आएगा। सर आर्टिकल में मेंशन होता है ना कि मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकता है। आर्टिकल में मेंशन ये नहीं होता कि मेंबर ही प्रॉक्सी बन सकता है। आर्टिकल्स में ये मेंशन किया जा सकता है कि मेंबर, नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी बन सकता है। देखिए लॉ में ये लिखा है ना कि मेंबर ही प्रॉक्सी बनेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आर्टिकल्स में तरमीम कर दें। आर्टिकल्स में वही लिखा होता है अदरवाइज जो लॉ में लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर अगर लॉ में ये लिखा हुआ है कि मेंबर ही प्रॉक्सी बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने टेबल ए वाला आर्टिकल्स उठा लिया तो उसमें यही लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट ये है कि अगर आप चाहें तो आर्टिकल्स में चेंज करवा के नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी अपॉइंट करा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया? जबरदस्त। अच्छा, प्रॉक्सी जो फॉर्म है वो लॉज होना चाहिए, यानी जमा होना चाहिए not later than 48 hours before the, एक नोटिस से 48 आवर्स? नहीं, नोटिस से कैसे होगा? नोटिस के बाद तो फॉर्म जाएगा, मीटिंग से 48 आवर्स ना। सही है? सर बिफोर है लेटर है? not later than 48 hours।
बिफोर द टाइम फॉर होल्डिंग अ मीटिंग। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर पीर की सुबह 9 बजे मीटिंग है तो ये इसकी गिनती हम कैसे करेंगे? क्या मैं जुम्मे की सुबह 9 बजे ये जमा करा दूंगा, हफ्ते की सुबह 9 बजे ये जमा करा दूंगा? तो आंसर इज नो। ये 48 आवर्स की जो कैलकुलेशन है ये वर्किंग आवर्स होंगे। यानी सर 48 मीटिंग के बाद 48 आवर्स ना? नहीं, ये लॉ की वर्डिंग ऐसी है, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी है, मगर ये ऐसा ही है। इसका मतलब यही है कि मीटिंग के 48 घंटे पहले आपने ये फॉर्म जमा कराना है। तो 48 आवर्स जो काउंट होंगे वो होंगे वर्किंग आवर्स। ठीक है? यस सर। ओके सर। अच्छा क्लास, तो आई थिंक ये बहुत हो गया। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। कितने बजे अभी? 3:51। ठीक 4 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। सर थोड़ा ज्यादा ब्रेक दे दें सर। अब मेरे भाई हम पूरी 3 घंटे की क्लास भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए कि हम ब्रेक कम लेते हैं। तो फिर हम वहाँ पे भी तो सर कंपनसेशन। 4-5 तक 15 मिनट तो दे दें। चलिए ले लें, लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि हमारी पूरे 3 घंटे की इफेक्टिव क्लास भी नहीं होगी। हम तकरीबन सर एक पौने। साथ 1.5 घंटा लिया है, बहुत थक गए सर। अच्छा अच्छा, उसमें 10 मिनट हमने लेट शुरू किया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग 4-5 तक आ जाओ, फिर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, लेकिन लेट ना कीजिएगा क्योंकि हम 5:30 तक ड्रैग नहीं करते अपने आप को, ये भी एक फैक्ट है। पूरे 3 घंटे के एंड तक नहीं जाते हम, ब्रेक कम लेके क्लास जल्दी ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है जी। तो अभी हमने सबसे पहले ये देखना था कि हमने ये देख लिया था कि अगर कोई भी फैसला करना होगा तो आइडियल या बेसिक तरीका फर्स्ट इंस्टेंस क्या है? शो ऑफ हैंड्स। और जो शो ऑफ हैंड्स होगा उसका जो फैसला सुनाएगा वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा जब उसको चेयरमैन डिक्लेयर करेगा कि रेजोल्यूशन पास हो गई है कि नहीं हो गई। यानी शो ऑफ हैंड्स की बेसिस पे, इस सेक्शन को हम एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। इस शो ऑफ हैंड्स की बेसिस पे जो चेयरमैन ने, यानी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग होगा, वो ये डिक्लेयर करेगा कि रेजोल्यूशन, यानी लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है कि नहीं दी, रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास और नॉट। और ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा उसका ये ऐलान करना कि शो ऑफ हैंड्स की बेसिस पर उसने रिजल्ट वर्कआउट किया है। बहरहाल बाकी ये किताब में आ जाएगा। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट कि पोल कौन डिमांड कर सकता है? हु कैन डिमांड पोल? डिमांड फॉर पोल। तो इसके अंदर ये है कि पोल में बी ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन अगर खुद ये समझे, चेयरमैन अगर खुद ये समझे कि शो ऑफ हैंड्स वाला केस नहीं है, अच्छा जी, सैफ आपकी अटेंडेंस मैंने वैसे लगा दी है। तो हाँ, अगर चेयरमैन खुद ये समझे अपने ओन मोशन पे, यानी अपनी ओन कॉल पे, कि वो समझे कि नहीं यार ये शो ऑफ हैंड से नहीं बनने वाला, तो वो पोल डिमांड खुद ही रेस कर सकता है। या मेंबर्स जो प्रेजेंट हो, बाय मेंबर्स जो प्रेजेंट इन पर्सन हो और थ्रू वीडियो लिंक हो, या थ्रू प्रॉक्सी हो। लेकिन इन सब के पास मिला जुला के पावर कितनी होनी चाहिए? हैविंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। कम से कम 10% वोटिंग पावर उनके पास होनी चाहिए। और जो इन्होंने पोल डिमांड की है, दैट कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम। डिमांडेड पोल कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। ठीक है जी। तो पोल कौन डिमांड कर सकता है? ये हम खुद भी कर सकता है बंदा, और थ्रू प्रॉक्सी भी कर सकता है, या वीडियो लिंक वाले भी कर सकते हैं। मगर उनके पास कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए? कम से कम 10% टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए।
अच्छा, अब आप अज्यूम करें कि पोल डिमांड हो चुका। अगर पोल डिमांड हो चुका तो टाइम क्या होगा पोलिंग का? टाइम ऑफ टेकिंग पोल, टाइम ऑफ पोल टेकिंग। तो टाइम ऑफ पोल टेकिंग ये होगा कि जो पोल डिमांड होगा वो कोई ऐसा केस होगा जिसमें पोल जो डिमांड होगा वो फौरन ले लिया जाएगा। शैल बी टेकन फोर्थवेथ, शैल बी टेकन फोर्थवेथ। कब? ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, यानी वही वाली बात। तो ये आपने क्या लिखा है? शैल बी टेकन फोर्थवेथ, फौरन उसी वक्त कर लिया जाएगा। जो चेयरमैन के इलेक्शन के लिए अगर पोल डिमांड हुआ है तो वो फौरन उसी वक्त ले लिया जाएगा। या मीटिंग एडजॉर्न करनी है किसी बात पे, अगर बात नहीं बैठ रही और मीटिंग एडजॉर्न करनी है तो वो भी फौरन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है, दूसरा मैटर है, तो उसके लिए पोल डिमांड किया जा सकता है, मगर 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। नॉट मोर देन 14 days from the day on which it is demand. From the day on which it is demand. किसी भी अदर मैटर के लिए, फॉर एनी अदर मैटर, फॉर एनी अदर क्वेश्चन, 14 दिनों के अंदर जिस दिन डिमांड किया गया है, यानी अगर उस फ्रेश मीटिंग में किया गया तो उसके 14 दिनों के अंदर, एडजॉर्न मीटिंग के अंदर किया गया तो उसके 14 दिनों के अंदर, किसी भी मामले का 14 दिनों के अंदर वो पोल हो जाना चाहिए। अदरवाइज इन दो मामलात के लिए फौरन वर्कआउट होगा। अच्छा जी, अब एक मैटर ये भी है, अगर आपने यहाँ तक लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें। अब ये जो पोल डिमांड हुआ है उसकी रिजल्ट की स्क्रूटनी कौन करेगा? तो चेयरमैन या उसका नॉमिनी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स जो पोल डिमांड कर रहा था, यानी मेंबर्स जो होंगे वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भी आगे कर देंगे। जो 10% वाले मिलके पोल डिमांड कर रहे थे, ऑफ द मेंबर्स डिमांडिंग पोल shall scrutinize the votes given on the poll, shall scrutinize the votes given on the poll, and the result shall be announced by the chairman. Shall be announced by the chairman. अब जो पोल का जो रिजल्ट होगा वो कैसे असेस होगा? तो चेयरमैन और उसका नॉमिनी या उसका नॉमिनी और एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स जिसे पोल डिमांड किया था वो स्क्रूटनाइज करेंगे वोटिंग को, जो पोल के थ्रू वोट्स आए हैं, और रिजल्ट जो होगा वो चेयरमैन अनाउंस कर देगा और यहाँ पर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अब दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारे इस मीटिंग और प्रोसीडिंग्स के अंदर रह गए हैं। इसके बाद ये टॉपिक हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है और फिर इसको हम किताब से पढ़ेंगे। किताब से एक मतलब गो थ्रू कर लेंगे। एक आध चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई वो मैं आपको बता दूंगा कि किताब से ये देख लीजिएगा, और फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस एरिया हम देख सकते हैं, हम इस पोजीशन में होंगे जी। क्लास अच्छा जी, अब अगर ऐसा हो कि कोई मैटर एडजॉर्न मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाए, यानी मीटिंग एडजॉर्न हो जाए और उसके अंदर वो उसके हवाले से रेजोल्यूशन पास हो, तो वो ऐसे ही ट्रीट की जाएगी जिस दिन वो पास हुई है। ये ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो ओरिजिनल मीटिंग में पास हुई है। यानी लेट से आज मीटिंग का दिन है, डे ऑफ मीटिंग है आज, और आज एक मीटिंग एडजॉर्न हो गई नेक्स्ट वीक पे, तो अब अगर इस दिन कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, अपना माइक प्लीज बंद कर दें जिसका भी खुला हुआ है, तो ये आज के दिन ही कंसिडर की जाएगी कि ये पास हुई है, रादर देन ये कि ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग, यानी बैकवर्ड जाके नहीं होगी। ऑन द डेट इन विच इट इज पास्ड, उसी दिन को वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब कभी कभी ऐसा तो ये समझ नहीं आया।
देखें, अगर एक मीटिंग एडजॉर्न हो गई है तो कोई ये भी तो कह सकता है ना कि ये तो एडजॉर्न मीटिंग है, इसकी अपनी क्या लीगल इंपॉर्टेंस है। हम ये कंसिडर करेंगे कि जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग थी उस दिन इसको डेट ऑफ रेजोल्यूशन कंसिडर किया जाएगा। तो द आंसर इज डेट ऑफ रेजोल्यूशन उस दिन कंसिडर किया जाएगा जिस दिन ये पास हुई है, चाहे एडजॉर्न में हुई हो चाहे ओरिजिनल मीटिंग में हुई हो, ना कि उस दिन कंसिडर किया जाएगा कि ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग क्या थी। सिंपल, बहुत सिंपल है, बस ये लॉ में क्लैरिफिकेशन शॉर्ट प्रोविजन होता है जो दिया हुआ होता है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक बड़ी हैसल वाली एक्टिविटी है कि आपने मेंबर्स को नोटिस भिजवाना है 21 दिनों का, फिर उन्होंने क्या कहता है ना आगे जमा होना है और फिर उस पर रेजोल्यूशन पास होगी, और ये सब एक मुश्किल मामला है, इसकी कॉस्ट भी है और इसके अंदर एक टाइम भी कंज्यूम होता है। तो लॉ ने लिस्टेड कंपनी को नहीं, जो प्राइवेट कंपनी हो या ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसके मेंबर्स 50 हो, अप टू 50 हो, उनको एक रिलैक्सेशन दी हुई है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं थ्रू सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। क्या मतलब, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो मीटिंग कंडक्ट करवाना और ये जो सारे मामला हैं ये एक मुश्किल एक्टिविटी है। तो लॉ ने प्राइवेट कंपनी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ही होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज होती है, और जो पब्लिक कंपनीज भी जो लिस्टेड नहीं होती आमतौर पे, वो भी अपने आप को पब्लिक की कन्वर्जन तो करवा लेती हैं या स्टेटस पब्लिक रख लेती हैं, मगर वो भी नॉर्मली प्राइवेट ओन ही होती है, सेटअप भी होती है, यानी लोग फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं। तो लॉ ये कह रहा है कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके मेंबर्स अप टू 50 हो, क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक कंपनी के मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट तो है नहीं, इनडेफिनिट है, हाँ मिनिमम 3 है। तो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, अगर वो चाहे तो कोई रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी पास करवाई जा सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सब मेंबर्स को बुलाया जाए, सिंपल एक कागज़ पे तमाम मेंबर्स को ये रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भिजवा दी जाए, और अगर वो उस पर साइन कर देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि उन्होंने अग्री कर ली है, और इसके लिए सबको अलग से जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और उनकी साइन की हुई, मेजॉरिटी की जो साइन की हुई होगी वो वैलिड और इफेक्चुअल ही समझी जाएगी। यानी कोई ऐसा मैटर है जो आप चाहते हैं कि यार मुझे ये अलग से मीटिंग ना कॉल करनी पड़े, सबको बुलाना ना पड़े, तो सिंपल आप एक लेटर पे लिखकर सारे मेंबर्स को वो सर्कुलेट करवा दीजिए। शर्त ये कि आप प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो जिसके मेंबर्स 50 से ज़्यादा ना हो, और अगर वो उस पर साइन करके दे देते हैं तो वो रेजोल्यूशन वैलिड और इफेक्चुअल होगी। इसके लिए अलग से कोई मीटिंग कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास, जी सर। ठीक है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आगे हमारा ये सब खत्म हो गया जो हमने बोर्ड तक पढ़ना था। बोर्ड से आप किताब देखेंगे तो वहाँ पे एक आध एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसको आपको पता होना चाहिए कि लेट से आज एनुअल जनरल मीटिंग है ना, या आज एक मीटिंग हो गई, EOGM कॉल कर ली गई है, तो अब क्या होगा, या आपने अपने नोटिस में भी देखा होगा कि एजेंडा के अंदर लिखा हुआ था कि टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। अगर किसी के पास अभी वो है तो वो खोल के देख भी ले, नोटिस जो ग्रुप पे शेयर किया हुआ था कि टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। यानी मतलब यह है कि लेट से आज अगर एक मीटिंग हेल्ड हुई है, आज एक मीटिंग हेल्ड हुई है, तब होगा क्या, उस मीटिंग के अंदर कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास होगी। लेट से तमाम मेंबर्स ने इस बात पर अग्री कर लिया कि लाइन ऑफ बिजनेस हमें चेंज करना है, लाइन ऑफ बिजनेस हमें चेंज करना है, और इस पर रेजोल्यूशन पास हो गई। अब आपको ये टेक्निकल टर्म समझ आ रही है ना, रेजोल्यूशन पास हो गई का मतलब क्या हो गया, सबने वोट दे दिया, आइदर शो ऑफ हैंड्स और बाय पोलिंग। ठीक है क्लास? अब ये लिखने में कब आएगी, लिखी हुई कब मिलेगी मुझे, तो ये मीटिंग के बाद मीटिंग के मिनट्स बनते हैं। क्या बनते हैं क्लास? मिनट्स है, मिनट्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग।
ये मीटिंग के बाद जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि रिजॉल्व दैट कि ये वाला मैटर रिजॉल्व हुआ, ये वाला मैटर रिजॉल्व हुआ, तो ये जो बात मीटिंग के अंदर डिसाइड हुई थी और ये जो कागज में आई है, इस मीटिंग के मिनट्स को भी तो कोई अप्रूव करे कि हाँ ऐसा ही हुआ था जो लिखा हुआ है। वो कब होगा? वो अगली मीटिंग में होगा। यानी हर अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग के मिनट्स रिजॉल्व होते हैं, अप्रूव होते हैं। यानी हर अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग के मिनट्स अप्रूव होते हैं। क्या बात समझ आई क्लास? सर जो मतलब लास्ट मीटिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो हमने वो गोल्स बनाए थे वो अचीव किए हैं या नहीं किए? नहीं, हमने इस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हमें लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है। सारे मेंबर्स ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हाँ कर देते हैं, ज़बरदस्त कर दिया, ठीक है, अप्रूव हो गया, इस पे काम भी शुरू हो गया। लेकिन ये जो बातें हुई हैं ये कागज़ पे भी तो आनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे आप तीन दोस्त मिलते हैं किसी चाय की टेबल पे, या आप 3 दोस्त मिले किसी चाय की टेबल पे, और चाय पीते पीते इसके जहन में एक बिजनेस का ख्याल आया, इसने आपको बताया, इसने इसको बताया, और आप तीनों ने मिलके कहा कि ओके डन है, डन करो, सही है, हाँ यार ये एक बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करेंगे कैसे, ये भी आपने इसी मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि यार हम 3 पार्टनर्स होंगे, कोई चौथा पार्टनर नहीं होगा, हमारा कैपिटल हम तीनों 10-10 लाख रुपए लगाएंगे, और मिला जुला के आपने जितनी भी बातें करी, घर जाके आपने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ये लिख के भेज दिया, जिसको हम कहेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, कि अभी हमारी ये बात हुई है कि हम 3 ही पार्टनर्स होंगे और एक बंदा 10-10 लाख रुपए लाएगा, और ये वो सारी बातें। अब लेट से आप लोगों ने काम वाम शुरू किया, 2 महीने बाद आप लोग फिर मिले, तो अब अगली जो 2 मंथ के बाद आपकी मीटिंग होगी, उसके अंदर आप इस वाली मीटिंग के जो लिखे हुए मिनट्स है इसको अप्रूव करेंगे कि जो लिखा हुआ है हाँ ये वैसा ही है जो हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था। ठीक है संदेश? यस सर, यस सर। डन हो गया? चलें जी, अब हम सर जी बोले। अगर लिखे हुए मिनट्स में कोई डिफेक्ट हुआ फिर क्या करते हैं? उसको बोलते हैं भाई इसको सही करो, सही नहीं है, ओके ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक आध सवाल देखते हैं जो पास पेपर में आ चुका है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम किताब से देखेंगे, और मौका लगा तो एमसीक्यूज जो हमारे बहुत सारे उसमें गिवन है बुक में। अच्छा जी, अच्छा यार, अभी हम जो अवेलेबल नहीं थे या जो अचानक से गायब हो गए अटेंडेंस लगवाने के बाद, तो मैंने ये बताया था कि कमिंग ट्यूसडे नाइट को यानी 6 अप्रैल की रात को, ट्यूसडे को इंशाल्लाह हमारी मेकअप क्लास होगी 10 बजे, ठीक है क्लास? तो यू ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी? यस सर। डन हो गया? अच्छा, अब हम एक सवाल करते हैं और फिर हमें ये हेल्प भी मिलेगी, अच्छा भी हो जाएगा। ये करते हैं ऑटम 18 वाला, ठीक है, इसको आप लोग रीड करें और इसको सॉल्व करें। रीड कर रहे हो, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पिछली बार हमने किताब का ये मीटिंग्स का एरिया कंप्लीट कर लिया था ना, एजीएम हो रही है नहीं हो रही, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था, ईओजीएम के साथ हो गया था, ठीक है। अच्छा, और ये भी हमने देख लिया था कि एससीसीपी के पास पावर है कि वो अपनी डायरेक्शंस पे भी मीटिंग बुला सकता है और किसी मेंबर की रिक्वेजिशन पे भी कॉल करवा सकता है। अब मीटिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग्स, मीटिंग के अंदर के मामला, तो नोटिस का ये एरिया हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि उसमें दिन, प्लेस और टाइम और आवर लिखा होगा, और ये 4 चीज़ें होंगी, तब इन 4 लोगों को जाएगा, और नोटिस के अंदर ही फैसिलिटी और वीडियो लिंक के हवाले से लिखा होगा जो आज अभी हमने देखा है, ठीक है। अच्छा, मेंबर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? तो अब ये पढ़ना बहुत आसान है, खुद भी आ सकते हैं, बाय प्रॉक्सी भी आ सकते हैं, और थ्रू वीडियो लिंक भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, समझ आया? ये भी मैंने बोर्ड पे नहीं लिख पाया था, ये कंक्लूजन हो गया कि मेंबर खुद भी आ सकता है, खुद ना आना चाहे तो प्रॉक्सी के थ्रू भी अपनी अटेंडेंस लगवा सकता है, और चाहे तो थ्रू वीडियो लिंक भी आ सकता है, ठीक है क्लास? इसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ये 4 बातें होंगी।
और स्पेशल बिजनेस अगर होगा तो कंपनी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स भी साथ में देगी, वो ये होगा, ये पढ़ लेते हैं यहाँ से। A statement setting out all the material facts concerning special business shall be annexed to the notice of the meeting। अभी हमने यही देखा था कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस का मामला है, और स्पेशल बिजनेस वो होता है जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता, यानी अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए 3 नंबर का कि इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब दैट व्हाट इज अ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग, तो आप कहेंगे कि स्पेशल बिजनेस वो नहीं होता जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। अब ये 3 नंबर का सवाल है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस ये 4 बातें होती हैं, इस तरह इसका जवाब बनेगा। ठीक है क्लास? जी क्लास, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जी सर, वो ओके। होता है स्पेशल बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता। अब ये 3 नंबर का सवाल है, तो सिंपल है, ऑर्डिनरी बिजनेस की ये 4 बातें होती हैं, ये आपने बताना होगा। स्पेशल बिजनेस क्या होता है, इसकी 2 एग्जांपल्स भी आपको यहाँ मिल गई हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। तो अगर आपने लेट से इन्वेस्टमेंट करनी है एसोसिएट अंडरटेकिंग में, एसोसिएट अंडरटेकिंग आप समझे सिर्फ आज की क्लास तक, इसको सिंपल रखने के लिए आपकी सब्सिडरी या आपकी रिलेटेड पार्टी, सिंपल रिलेटेड पार्टीज को लिख लें, सब्सिडी हटा दें, सही है। तो अगर आपने किसी अपनी रिलेटेड पार्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके लिए भी आपको मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और मेंबर्स से अप्रूवल लेने का तरीकाकार क्या इस्टेब्लिश हुआ, मेंबर्स से अप्रूवल लेने का तरीका आज की क्लास के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि या तो मैं नॉर्मल मीटिंग एजीएम के अंदर ये मैटर डिस्कस कर लूँगा या ईओजीएम में बुलवा लूँगा, और अगर प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो जिसके मेंबर्स 50 तक हैं, उसको मैं सर्कुलेशन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी अप्रूव करवा सकता हूँ। ये आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ये अगर आपसे पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू पास अ रेजोल्यूशन या टू डिस्कस अ रेजोल्यूशन ऑफ स्पेशल बिजनेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 अज्यूमिंग द कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, तो अब आपको सवाल का जवाब मुख्तलिफ जगहों से क्या करना पड़ेगा, क्लास जमा करना पड़ेगा। आप कहेंगे एक तरीका तो ये है कि एजीएम में बुला लें, दूसरा तरीका ये है कि ईओजीएम में बुलवा के मैटर डिसाइड कर लें, तीसरा तरीका ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी जिसके 50 मेंबर्स हैं, तो आपने रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी इसको लेके चलना है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जब ये आंसर ड्राफ्ट करने जा रहे होंगे तो साथ में ये भी लिखेंगे कि उसमें कॉस्ट आती है, टाइम कंज्यूम होता है, तो यकीन करें ये बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर नहीं है कि आपको उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज, तो आपने बस ये 3 बातें बता देनी है कि एजीएम के थ्रू भी किया जा सकता है, इसका 21 दिन पहले नोटिस देना होगा जो साल में तब होती है, ईओजीएम का नोटिस भी ईओजीएम के थ्रू भी किया जा सकता है जिसका 21 दिन पहले नोटिस देना होगा, या रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी किया जा सकता है। अगर ये 3 बातें को इस तरह लिख देगा तो उसको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर क्लास? जी क्लास, यस। समझ आया? क्वेश्चन भी रिपीट करें। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अभी हम ये पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक ये था कि स्पेशल बिजनेस वो होता है जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होता, और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है जिसमें 4 बातें होती हैं। अच्छा, अगर स्पेशल बिजनेस आपने ट्रांजैक्ट करवाना है या मेंबर्स अप्रूवल लेनी है, तो एक बात तो हमने ये सीख ली कि आप नोटिस के साथ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स लगा देंगे जिसमें आप बता देंगे कि भाई ये मैटर है क्या। दूसरा, आपने अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था और यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, और अगर इसमें कोई मैटर अप्रूवल के लिए कोई डॉक्यूमेंट रीट्वीट करना है तो आप जगह भी बता देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर पेपर में आपसे यूं पूछ लिया जाए कि क्या पॉसिबल वेज है मेंबर्स से अप्रूवल लेने के किसी स्पेशल बिजनेस के, तो अब आपको ये जवाब कहीं लिखा हुआ इस तरह नहीं मिलेगा, आपने मुख्तलिफ जगहों से ये मैटर जमा करना होगा। और वो कैसे होगा, वो कैसे पॉसिबल होगी कि एजीएम में अप्रूव करा लो, ईओजीएम में अप्रूव करा लो, या मेंबर्स को थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के थ्रू करा लो। कंडीशन ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी और आपके मेंबर्स अप टू 50 हो। ये बात समझ आई जिस खातून का ये सवाल था? जी सर। सही हो गया? ये बात समझ आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर उस वक्त जमा हो नहीं रहा होगा, अपनी रजिस्टर में नोटिंग कर लो इसी तरीके से कि क्या पॉसिबल वेज में, तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट कौन होगा मीटिंग का, यानी मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, मीटिंग को रनर ऑफ द शो किसको हम कहेंगे, तो वो होगा चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है मीटिंग का? अभी हमने देखा था
कि या तो वो मेंबर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होगा, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर कोई भी डायरेक्टर होगा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर तो सर मेंबर में से डायरेक्टर्स में से एक चूज हो जाएगा। किसी भी मेंबर को बना देंगे ना सर? हाँ कर लेंगे, ठीक हो गया। ये पूरी तरतीब आपको चार्ट की सूरत में मिल गई है। पैराग्राफ देखना हो तो एक बार रीडिंग मटेरियल के तौर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स भी हमने देख लिया कि अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो उसका हर मेंबर का इक्वल वोट है, एक वोट है। और अगर शेयर कैपिटल वाली है तो फिर वो क्या सीन होगा, प्रोपोर्शनेट टू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये अदर सिक्योरिटीज को आप काट दीजिएगा, कोई इशू नहीं है आपके लेवल पे, लेकिन प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा जी, राइट टू वोट किसका होगा? अ मेंबर होल्डिंग शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, अ मेंबर होल्डिंग शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स शैल नॉट बी डीबार्ड। अभी हमने देख लिया ना कि आर्टिकल्स में तुम ये लिख के नहीं हटा सकते कि इसको हम वोट करने का राइट छीन रहे हैं, यानी वोटिंग राइट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंगल मेंबर कंपनी का जहाँ जहाँ प्रोविजन आएगा वो आप अपने पास से काट दीजिएगा, आपके लिए एग्जाम में ये मैं टेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिंगल मेंबर कंपनी का करूंगा, और थोड़ी देर पहले मैंने एक और भी बात कही थी उसका भी नहीं करूंगा। वो कौन सी कंपनी थी क्लास? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक्सीलेंट, आप लोग जाग रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो हमने अभी यही कंसीडर किया कि जो वोटिंग होगी जनरल मीटिंग में और जो रेजोल्यूशन पास होगा फर्स्ट इंस्टेंस पे वो शो ऑफ हैंड्स पे होगा, अनलेस अ पोल इज डिमांडेड। और पोल कौन डिमांड कर सकता है? वो यहाँ लिखा हुआ है। पोल कौन डिमांड कर सकता है? वो यहाँ लिखा हुआ है। ये चेयरमैन खुद भी करवा सकता है, या मेंबर्स जिनका 10% वोटिंग पावर हो वो भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, शो ऑफ हैंड्स हमारे केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, लिहाजा पोल डिमांड किया जाए। अच्छा, जो भी रेजोल्यूशन पास होगी उसको 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 अनाउंस कौन करेगा? वो चेयरमैन करेगा कि हुई है या नहीं हुई, और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट होगा कि वो मैटर रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, इसके बाद पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट, इसको भी आप काट दीजिए। अच्छा, पोल होगा कब? तो हमने देख लिया 2 मैटर्स के अंदर पोल फौरन होगा, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के अंदर, और एडजॉर्नमेंट कब लेनी है, क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट के केस में एडजॉर्नमेंट कितने दिनों की, और जो इसके अलावा जितने मामला होंगे वो 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होंगे। तो पोल का रिजल्ट होगा, उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? तो चेयरमैन या उसका नॉमिनी और मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव, और फिर चेयरमैन उसको पोल का रिजल्ट को अनाउंस कर देगा, जो भी रिजल्ट वर्कआउट होगा। ये भी एक पास पेपर टाइप का सवाल है, इसको एग्जाम्पल्स को लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं स्टडी टैक्स की। अच्छा जी, प्रॉक्सीज। क्या मेंबर्स का पास राइट है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या प्रॉक्सी कौन हो सकता है? प्रॉक्सी सिर्फ मेंबर हो सकता है। लेकिन अगर कोई नॉन मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करवाना हो तो क्या करेंगे? आर्टिकल्स को अमेंड करेंगे। आर्टिकल में ऑल्टरेशन। मतलब आपसे एक तरीका तो ये होगा सवाल पूछने का, जैसे अभी हमने एक पास पेपर गो थ्रू किया, एक बंदे ने एक बंदे को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया और वो मेंबर नहीं था, तो आपने कहा कि ये इनवैलिड है। लेकिन ऐसा भी तो सवाल आ सकता है कि एक कंपनी है जो जिसके आर्टिकल्स में एक कंपनी है जिसके मेंबर्स चाहते हैं कि नॉन मेंबर्स को हम प्रॉक्सी अपॉइंट करें, अब इसका क्या तरीका होगा? तो आर्टिकल्स को अमेंड करने का सवाल। अब आपको आंसर क्या देना होगा इसके लिए? हमें क्या करना चाहिए? आर्टिकल्स को अमेंड कर देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर देना चाहिए। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कैसे किया जाएगा, ये मेरा अगला सवाल है। अब इसमें मेरी कौन हेल्प करेगा? जिसने इसका जवाब दे दिया वो छा गया। यूजीएम कॉल कर। सवाल रिपीट करें। एक्सीलेंट, यूजीएम वाली सॉरी, एक्सीलेंट आंसर। ईओजीएम कॉल करेगा, बेहतरीन। अब अगर मतलब मिसाल के तौर पे आपसे 5 नंबर का ये सवाल पूछ लिया जाए कि कंपनी चाहती है कि नॉन मेंबर को अपॉइंट किया जाए प्रॉक्सी के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? इसका आंसर 5 नंबर के लिए क्या होगा कि ईओजीएम कॉल करेंगे। अब कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं तो मेंबर्स ईओजीएम कॉल करेंगे, तो 21 दिन का नोटिस देंगे, रिक्वेजिशन करेंगे बोर्ड को, बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। बोर्ड अगर मीटिंग नहीं बुला रहा तो मेंबर्स खुद अपने ओन पे भी बुला सकते हैं, और अगर मेंबर्स ने अपने ओन पे बुला लिया और वो मीटिंग के अंदर सारे लोग आधे घंटे के अंदर जमा नहीं हुए तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। ये सारी बातें कनेक्शन बन गए सारे। अब ये सवाल उल्टा हो गया था, यानी अगर सवाल के अंदर ऐसा लिखा हो, एक बंदे को सिर्फ इतना याद हो कि प्रॉक्सी नॉन मेंबर अपॉइंट हो सकता है, आर्टिकल्स अदरवाइज, लेकिन प्रोसेस पूछ लिया जाए तो गेम पूरी उल्टी हो जाएगी। सेठ जी समझ आया? हाँ जी,
यस सर। बेहतरीन। अच्छा जी, अब प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा? इन राइटिंग होगा, साइन बाय द अपॉइंटर होगा, यानी जो बुला रहा है। बहुत सिंपल है। टाइम लिमिट 48 घंटे वाली है, वो वर्किंग डे होना चाहिए, यानी वर्किंग आवर्स होने चाहिए। और जो राइट्स ऑफ अ प्रॉक्सी बंदे के होंगे, वो डिमांड कर सकता है पोल भी और वोट भी दे सकता है। सिंपल। अच्छा जी, इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म्स, वो हमने देख लिया, बिजनेस आवर्स में ही लॉज होंगे और ये होंगे। अच्छा जी, अब ये जो सवाल था कि बॉडी कॉर्पोरेट एज अ मेंबर होगा, तो ये मैंने भी आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी हमने बोर्ड पे अलग से नहीं पढ़ा था। अब बॉडी कॉर्पोरेट और अ कॉर्पोरेशन विच इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी may by resolution of its board or another governing body authorize an individual to act as its representative at any meeting of that other company, and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents. इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने सवाल किया था जिसमें कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर थी, तो वहां पर भी तो किसी ना किसी को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजना था, तो हमने सिर्फ ये कह दिया था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देगा। आंसर बिल्कुल हमारा सही था, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी पूरी तरतीब बताई गई है कि जो कंपनी अगर मेंबर है किसी दूसरी कंपनी की, यानी एबीसी कंपनी अगर मेंबर है XYZ कंपनी की, तो वो भेजेगी कैसे? यानी जिसको भेज रही है वो कैसे आएगा? वो आके खड़ा रह जाएगा कि मुझे इसने भेजा? ऐसे नहीं होगा। वो अपने बोर्ड का रिजोल्यूशन लेके आएगा कि बोर्ड ने रिजॉल्व किया है, मुझे ऑथराइज किया है कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आपकी मीटिंग में आऊँ। क्या बात समझ आई क्लास? जी सर, आ गई। सही है। सही। सर क्या लेकर आएगा अपने बोर्ड का? देखिए, हमने पिछली क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था कि मीटिंग्स दो तरीके की होती है। एक मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक डायरेक्टर्स या बोर्ड की मीटिंग होती है। ठीक है, तो डायरेक्टर की मीटिंग का तस्करा मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स के पूरे एरिया में आया नहीं था अब तक, लेकिन आज आया है कि अगर आप क्या कहते हैं अपने किसी बंदे को दूसरी कंपनी की मीटिंग में भेजना चाह रहे हो, तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो रिजॉल्व करेंगे, किसी बंदे को ऑथराइज करेंगे कि आप जाके हमें रिप्रेजेंट करें। ये क्लियर है आपको अरीवा? जी सर। चलें, थैंक यू, ज़बरदस्त था। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एट मीटिंग्स, ये प्रोविजन भी लगभग वैसी है जैसी कंपनी के मामले की है, इसको आप काट सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर मीटिंग के अंदर भेजना चाहती है तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी ऑथराइज करके, और कुछ भी नहीं। कोरम, इसके इस टॉपिक के अंदर से मैंने अब तक 3 से 4 चीज़ें कटवा दी हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है जी। कोरम, कोरम क्या होता है हमने देख लिया कि कम से कम इतने लोग आएंगे तो होगा। लिस्टेड कंपनी के केस में कैसा होगा, अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में कैसा होगा, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हम आपसे टेस्ट नहीं करेंगे। सही। लार्जर कोरम, ये अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि अ कोरम अ कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर देन दी अबव मेंशन कोरम बाइस आर्टिकल्स, कंपनी चाहे तो थ्रू आर्टिकल्स इसकी गिनती बढ़ा सकती है। और अगर एब्सेंस हुआ, कोरम अवेलेबल नहीं हुआ विद इन हाफ एन आवर, तो ये हमने देखा था कि मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी और दूसरे केस में एडजॉर्न हो जाएगी। और एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो कम से कम 2 लोगों को भी हम कोरम कंसिडर कर लेंगे, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब हमने ये डिड्यूस किया है कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है क्लास? अच्छा जी, जी सर। जी किसी सर। मीटिंग को कोर्ट डिक्लेयर भी कर सकती है कि वो जनरल मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, इसको भी आप काट लें। इसको अपनी अपनी रीडिंग के लिए करना हो तो बिल्कुल पढ़िएगा, और मुझसे डिस्कस करना हो तो बिल्कुल कीजिएगा। एग्जाम पर्पस के लिए ये आपके लिए इनवैलिड है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट रेजोल्यूशन के बारे में हमने ये देखा था कि रेजोल्यूशन के अंदर टू बी स्टेटेड इन द नोटिस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जो अभी हम इसको एक बार रीडिंग देने जा रहे हैं। A notice of the general meeting of a company shall state the general nature of each business proposed to be considered and deal with a meeting। ये वही 4 बातें हो गई, जनरल वाली ऑर्डिनरी बातें हो गई कि लिखी हुई होगी। And in case of special resolution accompanied by the draft resolution, अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हो तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाजमी उस नोटिस का हिस्सा बना देना। अब अगर आप मीज़ान बैंक वाला वो नोटिस पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रिजॉल्व दैट करके कुछ वर्डिंग्स मिलेगी,
और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो उस नोटिस का हिस्सा बना दी गई है। तब आप उसको पढ़ेंगे और आपको मिलेगा रिजॉल्व दैट। तो अब अगर आप इस प्रोविजन को, इस सेंटेंस को अपने साथ जहनों में रखेंगे कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कोई स्पेशल बिजनेस को अगर आप डिस्कस करने जा रहे हो तो उसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नोटिस का हिस्सा बना देना, वो इस प्रोविजन के तहत वहां पर लिखी हुई होगी, रिजॉल्व दैट करके लाइंस लिखी हुई होंगी। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी आप लोग काट सकते हैं, रिजोल्यूशन बाय मेंबर्स को। इसके बाद ये अभी हमने देखा था कि कोई मैटर अगर एडजॉर्न मीटिंग में डिसाइड होता है तो वैसे ही है जैसे उस दिन हुआ है, ना कि अर्लियर दिन, इन विच इट इज पास, इनफैक्ट पास, ना के अर्लियर डेट पे। फिर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसका भी मैं तस्करा कर रहा था, इसको लाजमी रीड कीजिएगा। व्हाट आर द पॉसिबल वेज वाला जो क्वेश्चन बताया था वो यकीनन यहीं से आपको हिट होता हुआ मिलेगा। अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार, इसको काट दें, ये भी एक प्रैक्टिकल मैटर है, अगर आपको याद, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। और रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशंस इन मीटिंग्स, इसको भी आप काट सकते हैं। इसमें वैसे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं और मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो देखना चाहे तो क्या करे, तो सिंपल है, वो कंपनी से रब्ता करे और वो एक प्रेस्क्राइब अमाउंट ऑफ फीस जो भी कंपनी डिसाइड करे उसको दे के वो देख सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक आके हमारा ये मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स खत्म हुआ। इसके अंदर से हमारा टेक होम क्या क्या हुआ, हम एग्जाम के लिए टेक अवेज क्या क्या लेके जा रहे हैं। नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिए हैं या अभी जो क्लास में करवाए प्रैक्टिस वाले, ऐसे ही आपको आनी चाहिए जिसमें आपका लॉ अप्लाई होता हुआ दिखे। नंबर 2, नोटिस के डिफेक्ट्स देखना आने चाहिए। ठीक है। नंबर 3, कनेक्टिविटी ऑफ प्रोविजंस आनी चाहिए, जैसे अभी हमने पॉसिबल वेज वाली की थी। अमेज़न का वेट कर लेते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं।